या डुप्लीकेट या नीडलेस, कुछ भी नाम हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा, और कोई भी वर्ड सुना हो तो वो बता दो। ब्रैकेट्स, क्या कोई ब्रैकेट्स डुप्लीकेट है, डिलीट डिलीट कर सकते हैं, रिडंडेंट है, नीडलेस है, एक्स्ट्रा है? ऐसे कोई ब्रैकेट आपके एक्सप्रेशन में है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एग्जांपल लेते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे, पहले ये वाला कोड देख लो अगर किसी ने नहीं देखा है तो, एंड सबमिट भी कर दो। ठीक है, हो गया ऋषभ, तो चलते हैं आगे। तो देखो, बैलेंस कर लिया हमने, अब डुप्लीकेट करना है। इसको कॉपी करते हैं। एक्सप्रेशन आपके पास एक पहला एक्सप्रेशन दे रखा है, ए प्लस बी प्लस में सी प्लस में डी, एंड बाहर भी एक ब्रेसेस है। पहला एक्सप्रेशन ये है। दूसरा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में, लेट सपोज यहाँ पे दे रखा है, इसको ऐसा कर देते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस डी, इसमें सिर्फ सी ले लेते हैं चलो एक बार, एंड प्लस में डी, एंड इतना ले लेते हैं। ठीक है, एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि नहीं होगा। ओपनिंग ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी। ठीक है, ये तीसरा एक्सप्रेशन है। आपको बताना है क्या कोई भी ऐसा पेयर है जो रिडंडेंट हो, जिसको लगाए या ना लगाए जिससे आंसर कुछ फर्क ना पड़े। तो देखो, इसमें क्या है, इसमें ये दोनों जो हैं ये आपस में बैलेंस है, मतलब एक्सप्रेशन इसमें बैलेंस होगा। एक्सप्रेशन इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले से ही बैलेंस मिलेगा। अब ये नहीं सोचना कि क्या हर एक ओपनिंग के कोरस्पॉन्डिंग क्या कोई क्लोजिंग मिलेगा, ये भी नहीं सोचना क्या कोई क्लोजिंग के कोरस्पॉन्डिंग ओपनिंग मिलेगा। पक्का मिलेगा, मतलब एक्सप्रेशन बैलेंस होने वाला है। ये शॉर्ट शॉर्ट दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो बैलेंस तो रहने वाला है, लेकिन क्या कोई ऐसा पेयर तो नहीं है जो कि क्या हो, जो कि नीडलेस हो, जिसको लगाए या ना लगाए उससे फर्क ना पड़े। तो अभी पहले वाले एक्सप्रेशन में तो हर ब्रेसेस के लिए कुछ ना कुछ उसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है। अगर इंडिपेंडेंट कंटेंट होगा तो वो नीडफुल होगा, वरना नीडलेस होगा। मतलब इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट कंटेंट का, ये वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो इसके लिए ये और ये तीनों कैरेक्टर इसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है, मतलब वो ये अपने आप में होल्ड करता है। अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन की बात करूं, ये दोनों ब्रेसेस की, तो इसके लिए ये तीनों कैरेक्टर इसके इंडिपेंडेंट कंटेंट का पार्ट है। तो ये भी नीडलेस नहीं है, ये भी नीड वाला है, नीडफुल है। अगर ये सबसे बाहर वाले ब्रेसेस की बात करें, क्या ये भी नीडफुल है, तो हम देख पाएंगे हाँ, ये प्लस ऑपरेटर की वजह से ये इन दो ब्रेसेस को, इन दो एक्सप्रेशन को जोड़ रहा है। और क्योंकि ये प्लस वाला ऑपरेटर है बीच में, तो ये भी नीडफुल है। मतलब अगर ये ना होता तो आप बोल सकते थे कि हो सकता है कि एक्सप्रेशन चेंज हो जाता, वैसे मतलब नहीं होता क्योंकि सारे प्लस ही हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे प्लस मतलब अरिथमेटिक के अलावा कुछ और होते, तो मे भी हो सकता था कि रिजल्ट चेंज हो जाए। तो ये भी नीडफुल है, लॉजिकली ये भी नीडफुल है अभी के केस में। बस हमें चेक करना है क्या कोई हर एक पेयर के अंदर कुछ उसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है जो कि और किसी पेयर के अंदर ना आता हो। तो इन रेड वालों के अंदर ये सारा तो आता ही है, लेकिन ये क्योंकि येलो वाले के अंदर आता है तो वो रेड वाले का इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं है, रेड वाले का सिर्फ यही वाला है, ये वाला जो प्लस वाला सिंबल है। अगर मैं इस ब्लू वाले केस के एग्जांपल की बात करूं तो ब्लू वाले में देखते हैं, ये दोनों ब्रेसेस येलो से बनाते हैं, ये दोनों ब्रेसेस, इसमें ये तीनों कैरेक्टर इसके इंडिपेंडेंट कंटेंट के अंदर है। इस ब्रेसेस के लिए अकेला सी इसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है। तो अभी वाले क्वेश्चन में ये भी नीडफुल है। मतलब वैसे तो नीड लगाओ सिर्फ एक कैरेक्टर के आगे या ना लगाओ बात सेम होती है, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में ये भी नीडफुल है। मतलब इनको लगाओगे तो एक्सप्रेशन हो सकता है अलग आए, और इनको नहीं लगाओगे तो हो सकता है एक्सप्रेशन अलग आए। तो ये भी नीडफुल है, मतलब आंसर इसमें भी फॉल्स रिटर्न नहीं करना। सिमिलरली फॉर द डी, डी भी रिक्वायर्ड है, मतलब ये वाले पैरेंथेसिस भी रिक्वायर्ड है रेड वाले, क्योंकि इसके अंदर एक डी नाम का कैरेक्टर है जो कि इसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है। अगर आप बोलो ये ग्रीन वाले क्या ये नीडफुल है, हाँ ये भी नीडफुल है, क्योंकि इनके पास एक प्लस नाम का ऑपरेटर है जो कि इनका
इंडिपेंडेंट कंटेंट है। और एक कोई कलर और बचा है क्या? 1 2 3 4, कौन सा कलर रहता है? येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू रहता है। तो क्या ये सबसे बाहर वाले, क्या इनमें कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है? हाँ, इनमें भी ये प्लस वाला सिंबल इंडिपेंडेंट कंटेंट है। तो क्योंकि हर पैरेंथेसिस के पास कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है अपना, तो कोई भी पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड, मतलब अनबैलेंस्ड तो नहीं, कोई भी पैरेंथेसिस रिडंडेंट नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, नीडलेस नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या है? नो। कि कोई भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिला जो रिडंडेंट हो। इसका भी आंसर था नो। लास्ट केस आ रहा है, इसमें देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। इन दोनों पेयर के पास, येलो सी बनाते हैं, इन दोनों के पास क्या कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट है? हाँ, ए प्लस बी इंडिपेंडेंट है। इन दोनों के पास क्या कुछ इंडिपेंडेंट है? सी प्लस और डी इंडिपेंडेंट है। क्या सबसे बाहर वाले के पास कुछ है? हाँ, उसके पास भी है। उसके पास क्या है? कि मैंने एक पेयर एक्स्ट्रा दिखा दिया यहाँ पे। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे बाहर वाले के पास, इसके पास भी ये प्लस नाम का ऑपरेटर इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो है ना, ये ग्रीन वाले, ये वाले, इनके पास कुछ भी अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास जो भी कंटेंट है वो तो ब्राउन वाले के पास ही आ रखा है ना। तो इनके पास कुछ भी इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं होने के कारण ये क्या है? नीडलेस है। अगर एक भी पेयर ऐसा नीडलेस निकल जाता है तो ओवरऑल आंसर आपका नीडलेस है। ये दोनों पेयर जो है नीडलेस है। इसको बोल सकते हैं रिडंडेंट है। लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्या बोल सकते हैं? डुप्लीकेट है। लगाओ मतलब डुप्लीकेट है, किसी और पैरेंथेसिस के ऊपर एक और लगा दिया। तो इसका आंसर है यस, देयर आर अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस व्हिच आर नीडलेस स्लैश रिडंडेंट स्लैश डुप्लीकेट। तो क्या क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में मांग क्या रखा है एंड क्या मीनिंग है रिडंडेंट का? इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं होना इज इक्विवेलेंट टू ब्रेसेस का नीडलेस होना। इतना सा पॉइंट है, बस लिख देता हूँ कहीं पर। इंडिपेंडेंट कंटेंट अगर होगा, अगर नो इंडिपेंडेंट कंटेंट, तो फिर जो पैरेंथेसिस है वो नीडलेस होंगे। मतलब ये वर्ड मैंने एज सच बोल दिया, ऐसा कुछ आपको कहीं मिलेगा नहीं किसी भी आर्टिकल वगैरह में। इनके अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपने डिफाइन नहीं करा जिसकी वजह से रिजल्टेंट चेंज हो जाए उनके लगाने या ना लगाने से। क्लियर है सबको? अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी डाउट है तो। भैया ये अपन ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट कंटेंट यही है होता है करके? नहीं, वो तो हमें रिकॉग्नाइज करना ही नहीं, हमें तो बस ये बताना है क्या ऐसा कोई पेयर मिल पा रहा है जिसके पास कुछ ऐसा कंटेंट ना हो। वही तो क्वेश्चन है। मतलब आपको ये नहीं देखना कि यार इन पेरेंट्स के पास, इन दोनों ब्रेसेस के पास कुछ ना कुछ है, ये नहीं देखना। ऐसा देखना है ब्रेसेस जिनके पास कुछ ना हो, उनको देखो। ये कैसे फिगर आउट होंगे ये देखो, ना कि जो है जो नहीं है रिडंडेंट उनको देखो। उनको नहीं देखना, जो है रिडंडेंट उनको देखो वो कैसे बन रहे हैं। उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगानी है एल्गोरिथम में। तो सर ये जो प्लस का साइन है वो अपने लिए यूजलेस हो जाएगा? नहीं नहीं, ब्रेसेस होंगे यूजलेस या फिर नीडफुल। हम सिर्फ ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, हम कोई और कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे। ब्रेसेस के ऊपर बता रहे हैं कि क्या कोई नीडलेस है या फिर नीडफुल है। सर हाँ, सर जो एक्सप्रेशन वन है तो उसमें जो रेड रेड वाला है तो वो तो सर नीडलेस हो जाएगा ना, तो उसका तो प्लस ऑपरेटर में कुछ काम ही नहीं है सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इनको नहीं लगाएंगे तो भी रिजल्टेंट सेम आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस ऑपरेटर की जगह हो सकता है ऐसा कोई ऑपरेटर हो जिससे इसका रिजल्टेंट इनको लगाने से मे बी डिफरेंट आ जाए और इनको नहीं लगाने से मे बी डिफरेंट आ जाए, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास कुछ अपना एक ऑपरेटर है जो किसी और ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रखा, तो ये भी नीडफुल है। मतलब इनको भी लगाना चाहिए हमें। मतलब ऐसे समझ सकते हो, रीडेबिलिटी के लिए लगाना चाहिए। रिजल्टेंट भले ही सेम आ जाए, लेकिन रीडेबल ज्यादा है कोड। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है अगर नहीं लगाते तो कम रीडेबल होगा, लगा देते हो तो हाँ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वैल्यू इवेल्युएशन करनी है एंड उन दोनों इवेल्युएशन को आपको प्लस करना है। अगर सर हम यहाँ पे यस कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा ना सर, क्योंकि उसको। हाँ, गलत हो जाएगा करंट क्वेश्चन के हिसाब से। ओके सर। तो बताओ भाई कैसे जज करेंगे कोई पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके पास कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है या नहीं? किसी के पास कोई टेक्निक, कोई तरीका? सर मतलब स्टैक में कैरेक्टर्स और ऑपरेटर्स सब डाल देंगे, और अगर बीच में जब पॉप करते टाइम कुछ नहीं आ रहा तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है, मतलब यूजलेस हो गए वो। बिल्कुल इतना ही अप्रोच है।
तो चलो देखते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर चेक बनाते हैं, थोड़ी छोटी सी चेक बनानी पड़ेगी वैसे तो। ठीक है, तो देखो वही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ये वाले करेक्टर है ना, इनके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये नहीं हुए तो ब्रैकेट्स क्या है, रिडंडेंट है, और ये अगर हुए प्रेजेंट हुए तो रिडंडेंट नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है तो इनको भी स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पर स्टैक में दोनों तरह के कैरेक्टर पुश होंगे। पहले जो ओपनिंग ब्रेसेस है वो तो पुश होंगे ही होंगे, साथ के साथ आपके जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ए से लेकर जेड, या फिर जो आपके 0 से लेकर 9 वाले कैरेक्टर्स हैं, ये सब भी पुश होने वाले हैं स्टैक के अंदर। मतलब अगर इंडेक्स पुश करना है तो इंडेक्स पुश कर दो, वरना कैरेक्टर ही पुश करना है तो डायरेक्टली कैरेक्टर ही पुश कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है, इस कलर से ले लेते हैं, ग्रीन से ले लेते हैं। ओपनिंग राउंड, तो ओपनिंग राउंड पुश कर दो, ओपनिंग राउंड पुश कर दो। ए कैरेक्टर है कोई नहीं, पुश कर दो। प्लस कैरेक्टर है, पुश कर दो। बी कैरेक्टर है, पुश कर दो। रो क्लोजिंग राउंड ब्रेसेस, तो ये क्या बोलेगा यार, क्या कब तक आपको इसका इक्विवेलेंट ओपनिंग राउंड ब्रेसेस नहीं मिलता, वो रहा ये रहा स्टैक का टॉप, मतलब स्टैक का टॉप तो नहीं है लेकिन कब तक नहीं मिल रहा, इस पूरे जब तक एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट नहीं कर लोगे तब तक आपको इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ओपनिंग राउंड ब्रेसेस नहीं मिलेगा। अगर मैं येलो से दिखाना चाहूँ तो ये जो येलो वाला है जो अभी आप प्रोसेस करने वाले हो, उसके इक्विवेलेंट आपको ये वाला ओपनिंग पेयर मिलना है। मतलब आप तब तक पॉप करते जाओ जब तक आपके पास एक उसका इक्विवेलेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो कैसे पता लगाएं कि इन दोनों ब्रेसेस के पास कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है? ऑब्वियसली दिख पा रहा है, क्या स्टैक का टॉप ही ओपनिंग है? नहीं, स्टैक का टॉप ओपनिंग नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, कुछ ना कुछ कैरेक्टर हैं, तो यानी ये नीडफुल है, येलो वाले ब्रैकेट्स नीडफुल है। तो जब तक ओपनिंग नहीं आ जाता तब तक पॉप करो, और ओपनिंग को भी पॉप कर दो। इन सबको पॉप कर दिया, यानी अब तक तो नीडफुल है सारे ब्रेसेस। अगला कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास प्लस वाला आ रहा है। कोई भी कैरेक्टर अदर देन ओपनिंग या क्लोजिंग हो तो पुश, और ओपनिंग हो तो भी पुश। ओपनिंग आ रहा है, पुश करवा दो। सी कैरेक्टर भी पुश हो गया, प्लस पुश हो गया, डी पुश हो गया। क्लोजिंग आया, क्लोजिंग क्या कह रहा है, जब तक मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक कैरेक्टर को पुश करवाओ। और ये भी चेक कर लो क्या उसके और मेरे बीच में कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है। वो कैसे पता लगेगा, क्या स्टैक का टॉप ओपनिंग ही तो नहीं है? अगर स्टैक का टॉप ही ओपनिंग हो यानी उनके बीच में कुछ कंटेंट ही नहीं है। लेकिन स्टैक का टॉप ओपनिंग नहीं है, इसका मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट है, तो उस कंटेंट को डिलीट कर दो जब तक ओपनिंग नहीं मिल जाता, और ओपनिंग को भी साथ साथ डिलीट कर दो। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन आपस में बैलेंस आउट हो चुका है और इसमें कुछ अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट भी था। लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है, लास्ट कैरेक्टर आ रहा है, राउंड ब्रेसेस क्लोजिंग। क्लोजिंग है तो कब तक पॉप करवाना है, जब तक ओपनिंग नहीं मिल जाता। तो ये पूछेगा क्या मेरे पास कुछ ओपनिंग, जो मेरे ओपनिंग पेयर के साथ जो मेरा पेयर बन रहा है उसके बीच में क्या मेरा कुछ खुद का इंडिपेंडेंट कंटेंट है? कैसे पता लगेगा? हाँ यार, स्टैक के टॉप में कुछ ऐसा कैरेक्टर तो पड़ा हुआ है जो ओपनिंग नहीं है, यानी ये इसका खुद का इंडिपेंडेंट कंटेंट है। तो जब तक पॉप करवाओ जब तक ओपनिंग नहीं मिल जाता। ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस है तो आपका लास्ट में स्टैक तो एम्प्टी होना ही होना है। तो आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आया वो क्या आ गया, वो आ गया कोई भी जो ब्रैकेट है वो रिडंडेंट नहीं है, नो रिडंडेंट ब्रेसेस। पहला ट्राई रन क्लियर सबको? नो रिडंडेंट ब्रेसेस। फटाफट जो लास्ट वाला एग्जांपल है जिसमें आंसर नहीं है, एग्जिस्ट करता, वो देख लेते हैं, जिसमें रिडंडेंट ब्रेसेस है, मतलब वो वाला एग्जांपल। एंड इसका कोड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो, करेक्टर आ रहा है ओपनिंग, स्टैक में पुश, ओपनिंग स्टैक में पुश। ए अदर देन ओपनिंग अदर देन क्लोजिंग, तो भी स्टैक में पुश, क्योंकि उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है। पिछले क्वेश्चन में नहीं करा था लेकिन इसमें करना पड़ेगा। प्लस स्टैक में पुश, बी स्टैक में पुश। क्लोजिंग जब तक पॉप करो जब तक इसके इक्विवेलेंट ओपनिंग ना मिल जाए। और ये भी चेक कर लो साथ के साथ क्या ये रिडंडेंट तो नहीं थे, क्योंकि वही तो चेक करना है एक्चुअल में। तो क्या इसके और इसके बीच में कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है? हाँ, कैसे पता लगेगा? अगर स्टैक का टॉप ही ओपनिंग होता तो उनके बीच में कुछ कंटेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि स्टैक का टॉप ओपनिंग नहीं है यानी कुछ ना कुछ और कैरेक्टर है, तो वो उसका इंडिपेंडेंट कंटेंट है। तो तब तक पॉप करो जब तक ओपनिंग नहीं मिल जाता। और क्योंकि ये भी बैलेंस आउट हो चुका है, जो बैलेंस आउट हो चुका है वो भी तो पॉप होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो उसको भी पॉप कर दो। जब तक ओपनिंग नहीं मिलता तब तक पॉप, और ओपनिंग को भी पॉप। कैरेक्टर आ रहा है प्लस, प्लस है तो डायरेक्टली पुश, रेड कलर से दिखाते हैं।
यहाँ पर भी रेड से दिखाते हैं। प्लस आ रहा है तो पुश, ओपनिंग आ रहा है तो पुश, ओपनिंग आ रहा है तो पुश, सी आ रहा है तो सी पुश, प्लस आ रहा है तो प्लस भी पुश, यहाँ पे दिखा देता हूँ, डी आ रहा है तो डी पुश हो गया, क्लोजिंग आया। तो जब तक पॉप करवाओ जब तक स्टैक के टॉप में ओपनिंग ना आ जाए। तो पहले तो चेक कर लो क्या रिडंडेंट तो नहीं है। नहीं, रिडंडेंट नहीं है, क्योंकि सी जो ये वाला है ब्राउन वाला है, इसके बीच में कुछ इंडिपेंडेंट कंटेंट है इसका। तो ब्राउन वाले कलर से दिखाता हूँ, जो पिछला था वो येलो वाला था, ये येलो से दिखा देता हूँ। ये जो कटे थे ये येलो की वजह से कटे थे, पॉप हुए थे। एंड अब जो पॉप हो रहे हैं डी प्लस सी एंड उसके इक्विवेलेंट ओपनिंग, वो हमारे पॉप हो चुके हैं। अगला आ रहा है रेड ग्रीन वाला। तो देखो ध्यान से, अब है रहा है जो रिडंडेंट है। कैसे पता लगेगा रिडंडेंट है? ये देखेगा मेरे इक्विवेलेंट ओपनिंग कहाँ पर पड़ा है। तो मेरे इक्विवेलेंट ओपनिंग तो स्टैक के टॉप पे पड़ा है, यानी मेरे और ओपनिंग के बीच में कुछ भी इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं है जो हमारा खुद का हो, जो और किसी पैरेंथेसिस के अंदर ना आता हो। तो हमारा आंसर है, क्योंकि स्टैक का टॉप ही हमारा ओपनिंग है, तो आंसर हो गया यस देयर इज अ रिडंडेंट बेसिस। स्टैक का टॉप हमारा, स्टैक का टॉप ही हमारा क्या है, स्टैक का टॉप ही हमारा ओपनिंग ब्रेसिस है। उसका फटाफट कोड कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिडंडेंट, डुप्लीकेट, नीडलेस, एक्स्ट्रा, जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो, उन ब्रैकेट्स को चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हमने कोड लॉजिक क्या देखा था, हमने लॉजिक देखा था हर क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए इक्विवेलेंट उसका ओपनिंग पेयर निकालो। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर हो तो फिर ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो जो पेयर है वो हमारा रिडंडेंट नहीं है। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ कंटेंट नहीं है, यानी स्टैक का टॉप ही अगर आपका, बेसिकली स्टैक का टॉप ही अगर आपका जो ओपनिंग पेयर है वो आपको मिल जाता है, तो फिर आपका जो रिडंडेंट जो पेयर है ब्रैकेट्स का वो रिडंडेंट पेयर है। ठीक है, तो इसका कोड कर लेते हैं एंड फिर अपना जो स्टैक एंड क्यू में जो हमारे नेक्स्ट ग्रेटर वाली पूरी कैटेगरी है उसको सॉल्व करेंगे। आई होप सबने ट्राई करा ही होगा, होमवर्क के तौर पर दिया था मैंने। एक बार बताना चैट में क्या मतलब सबमिट करके आए हो या नहीं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिंग लेनी होगी शायद से इनपुट में, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एक बार स्ट्रिंग इनपुट ले ली, अब क्या करना है, एक स्टैक ऑफ इंटीजर बनाना है, स्टैक ऑफ कैरेक्टर ही बना लेते हैं डायरेक्टली। स्टैक ऑफ कैरेक्टर stk इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है, इसमें एक एक करके ओपनिंग पेयर मतलब ओपनिंग ब्रेसेस या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर को डालेंगे जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, सॉरी जब तक हमारा लूप चलता रहता है। मतलब इनपुट वाली स्ट्रिंग के ऊपर हमारा लूप चलेगा फॉर आई 0 से लेकर आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक। एंड फिर इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, कैरेक्टर को निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली लास्ट क्लास में जिन्होंने ये क्वेश्चन करा था वही कर पाएंगे, वरना ये नहीं करा था तो पहले वो लास्ट क्लास देख लेना, इसके बाद से नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो अब दो ही केसेस बन सकते हैं, मतलब तीन केसेस बनेंगे वैसे तो इन टोटल। अगर ये ओपनिंग है तो भी पुश होएगा, कोई नॉर्मल कैरेक्टर है तो भी पुश होएगा, स्पेस है तो स्पेस आई गेस होगा नहीं मेरे ख्याल से, स्पेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। एक बार ट्राई करा था तो बताना चैट में स्पेसेस थे क्या बीच में। लीड कोड पर भी है क्या सेम? आयुष बोल रहे हैं लीड कोड पर तो नहीं, मुझे लग रहा कि लीड कोड पर होगा, चेक करूं। रिडंडेंट मेरे ख्याल से इंटरव्यू बिट पर तो है लेकिन लीड कोड पर नहीं है, अगर होगा भी तो लॉक्ड होगा मेरे ख्याल से। नहीं, लीड कोड पर तो नहीं लग रहा मुझे। वैलिड पैरेंथेसिस के नाम से है, वैलिड पैरेंथेसिस तो लास्ट क्लास में करा था यार, वैलिड पैरेंथेसिस अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। 301, 301 देख लेता हूँ, रिमूव इनवैलिड पैरेंथेसिस। मिनिमम नंबर ऑफ, अरे यार ये अलग क्वेश्चन है, देख तो ले हो, सबमिट मतलब बिना सबमिट करे ही बोल रहे हो कि सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है वो। तो देखो, अगर ओपनिंग है या फिर नॉर्मल कैरेक्टर है तो पुश करना है, तो फिर डायरेक्टली दो ही कंडीशन लिखते हैं, क्लोजिंग है तो कुछ और करेंगे, एल्स केस में सीधा पुश कर दो, एसटीके में पुश कर दो कैरेक्टर को। क्लोजिंग है तो देखो दो कंडीशन है, रिडंडेंट कब होगा, जब स्टैक के टॉप पर ही आपका क्या पड़ा हो, स्टैक के टॉप पर ही आपका जो ओपनिंग एलिमेंट है वो पड़ा हो। और क्या हमेशा स्टैक का टॉप एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या स्टैक के साइज ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना, अगर स्ट्रिंग जो है बैलेंस दे रखी है, यस या नो। अगर आप क्लोजिंग पेयर, क्लोजिंग ब्रेसेस एनकाउंटर कर रहे हो तो क्या अगर स्ट्रिंग बैलेंस होती है तो क्या ओपनिंग पेयर उससे पहले होगा, पक्का से।
और अगर होगा तो कभी भी स्टैक खाली तो होगी नहीं, तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो क्या स्टैक का पीक हमारा ओपनिंग ब्रेसेस तो नहीं है। अगर स्टैक का पीक ओपनिंग ब्रेसेस है तो ये रिडंडेंट है, ये दोनों रिडंडेंट है, इनका इंडिपेंडेंट कंटेंट नहीं है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट में, नो इंडिपेंडेंट कंटेंट, मतलब इन दोनों ब्रेसेस के अंदर कुछ भी उनका खुद का ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो हम लिख देते हैं रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ भाई एक पेयर मिल चुका है। वरना अगर नहीं मिला तो कब तक पॉप करना है, जब तक एसटीके का टॉप हमारा नॉट इक्वल टू ओपनिंग रहता है, मतलब जब तक ओपनिंग नहीं होता तब तक पॉप कर दो, जाओ साथ के साथ ओपनिंग को भी पॉप कर दो। तो यहाँ पर तो पॉप करना ही है जब तक पॉप चल रहा है, जब तक स्टैक का पीक ओपनिंग नहीं आ जाता, और उसके बाद ओपनिंग को भी पॉप कर दो। एक और बार वाइल लूप लिखने के बाद ये इन्होंने, जिन्होंने कोड ट्राई करा होगा उनको दिक्कत लगी होगी, मतलब उन्होंने अगर सिर्फ इतनी बार ही पॉप करा होगा, एक और बार पॉप करना है, क्योंकि ओपनिंग कैरेक्टर के भी तो पॉप करना है। जिसको बैलेंस कर लिया हमने, बैलेंस हो चुका है तो बैलेंस हो चुका है तो पॉप कर दो। इज बैलेंस, ओपनिंग कैरेक्टर इज बैलेंस, हैंस पॉप। जो ओपनिंग कैरेक्टर है उसको भी पॉप करना है, क्योंकि आपने लूप कब तक चलाया है, आपने लूप चलाया है जब तक स्टैक का टॉप ओपनिंग ना आ जाए। तो जब तक स्टैक का टॉप ओपनिंग नहीं आता तब तक हम पॉप कर रहे हैं, उसके बाद एक और बार पॉप कर रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग को भी पॉप करना है। यही हमने कल ड्राई रन में देखा था, जब हमने येलो वाला इनकाउंटर करा था, तो हमने बी को पॉप करवाया, फिर ए को पॉप करवा, प्लस को पॉप करवाया, फिर ए को, एंड देन ओपनिंग को भी पॉप करवा दिया। वो पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है, वो पॉप हो जाएगा। आएगा इतना सा लॉजिक है। लास्ट में अगर सारे के सारे पैरेंथेसिस नीड फुल हुए तो फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है उसमें रिडंडेंट ब्रेसेस नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एक बार रन करके देखते हैं। प्रीटी डिसेंट अप्रोच है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कंपैटिबल टाइप्स, ट्रू या फॉल्स नहीं देना क्या? अच्छा प्रिंट करना है, प्रिंट करना है ट्रू या फॉल्स, तो प्रिंट करके रिटर्न कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं यहाँ पर ट्रू, एंड रिटर्न कर जाते हैं मेन फंक्शन से, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं फॉल्स, एंड रिटर्न कर जाते हैं। मतलब लास्ट में रिटर्न लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि मेन फंक्शन है। ठीक है, टेस्ट केस तो चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो गया। ये कल का कोड है, इसमें आई गेस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था, अगर ट्राई करा था सब उससे। तो को लिख देते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फटाफट चैट में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आनी चाहिए, कितनी है इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? देखो फॉर के अंदर वाइल है, लेकिन हर बार नेस्टेड लूप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं होता, ये हमने देख ही रखा है कई बार। फॉर के अंदर फॉर या फिर फॉर के अंदर वाइल इज नॉट ऑलवेज एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यार पुश तो वही हो रहा है ना जो पॉप होने वाले हैं, मतलब जो पॉप हो रहे हैं वो तो वही है ना जो पुश हुए होंगे। मतलब आपने किनको पॉप करवाया है? जो ऑलरेडी पुश थे। तो कभी भी किसी भी मोमेंट पर आप ये बोल सकते हो कि जितने सारे एलिमेंट्स है उतने ही तो पॉप होंगे वर्स्ट केस में। मतलब सारी बार पॉप को मिला दो तो वर्स्ट केस में आपके ऑर्डर ऑफ एन पॉप होंगे, ऑर्डर ऑफ एन पुश हुए हैं। यानी ये आपका टोटल मिला के, हम यही तो देखते थे कि पहली बार एक चला है, दूसरी बार दो बार चला है, तीसरी बार तीन बार चला है, तो लास्ट में एन बार चला है, तो टोटल में कितनी बार चला? टोटल में चला 1 + 2 + 3 अप टू एन। अगर मैं बोलता हूँ पहली बार ये लेट्स सपोज के बार चला, के 1 बार, दूसरी बार के 2 बार, तीसरी बार के 3 बार, आखिरी बार के लेट्स सपोज बोल देते हैं के n बार, तो टोटल में कितनी बार चला? ये टोटल में n बार चला है। और सिमिलरली पॉप भी हमारा टोटल में कितनी बार चला है? जितनी बार बेसिकली हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आए। तो इसको भी वर्स्ट केस में बोल सकते हैं, ये भी वर्स्ट केस में हमारा n बार चला होगा। वैसे n/2 होगा दोनों के दोनों, लेकिन दोनों n ले लेते हैं। तो पॉप भी n बार, ये वाला इसको बोल देते हैं, ये सारा ही कंबाइन ही है, मतलब ये पूरा पॉप ही हमारा क्या है, ये पूरा ही पॉप हमारा n बार चला होगा। और सिमिलरली पुश भी हमारा टोटल मिला के n बार चला होगा। तो n+n यानी 2n या फिर ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल सी, भले ही फॉर के अंदर फॉर है लेकिन स्टिल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस या ऑक्सिलरी स्पेस, क्योंकि हमने स्टैक यूज की है, खुद की बनाई है स्टैक, ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ स्टैक। क्या क्लियर है? स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
इसमें किसी को कोड में या फिर स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डाउट तो हैंड रेज कर लो, वरना आगे चलते हैं। रिपीट कर दूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ऋषभ, फॉर के अंदर वाइल इज नॉट ऑलवेज n स्क्वायर, पहला पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी बार ये पॉप चले होंगे, जितनी बार क्लोजिंग पैरेंथेसिस आए होंगे उतनी बार पॉप हुआ होगा, और मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना पॉप हुआ होगा। वर्स्ट केस में लेट सपोज मैं इसके लिए बोलता हूँ, इस क्लोजिंग वाले के लिए, ये वाले क्लोजिंग, इसको किससे मार्क करें, ये वाले क्लोजिंग के लिए ये सारे कैरेक्टर पॉप हुए हैं, इसको बोलते थे 4 कैरेक्टर पॉप हुए हैं। फिर इस वाले ग्रीन ब्राउन वाले क्लोजिंग के लिए कितने कैरेक्टर पॉप हुए हैं, इसके लिए भी 4 कैरेक्टर पॉप हुए हैं, सी ओपनिंग ब्रेसेस सी प्लस और डी। रेड वाले, ये क्या बोलते हैं, ग्रीन वाले के लिए कितने पॉप हुए होंगे, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये अभी इनवैलिड नहीं है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर उसके लिए 1 पॉप हुआ होगा। फिर ये जो ब्लू वाला है उसके लिए कितने पॉप हुए होंगे, ये प्लस और ये ओपनिंग वाला ब्लू, दैट इज 2। तो टोटल मिला के कितना हुआ है, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी स्ट्रिंग की लेंथ जितना पॉप हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यार, वर्स्ट केस में जितने पुश हुए हैं उतने ही तो पॉप होंगे। तो कितने पुश हुए हैं, एन कैरेक्टर ही तो पुश होंगे वर्स्ट केस में, कभी भी कोई कैरेक्टर 2 बार थोड़ी ना पुश हो रहा है, हमारा लूप तो आगे आगे चलता जा रहा है, कभी भी ये कैरेक्टर दूसरी बार थोड़ी ना पुश हुआ है, एक ही बार पुश होएगा, एक ही बार पॉप होएगा। तो हर कैरेक्टर एट वर्स्ट एन बार पुश, मतलब हर कैरेक्टर नहीं, पूरी स्ट्रिंग एन ऑर्डर ऑफ एन लेगी पुश में, ऑर्डर ऑफ एन लेगी पॉप में, यानी ऑर्डर ऑफ एन प्लस 2n, मतलब एन प्लस एन दैट इज 2n, या फिर ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि 2n इज इक्विवेलेंट टू n। ठीक है, अब क्लियर है ऋषभ? बता दो एक बार चैट में, अब क्लियर है क्या? और क्योंकि लोग कम है तो फिर मैं सभी को अनम्यूट ही कर देता हूँ, लेकिन प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम क्वेश्चन का नाम है। लेट सपोज विंडो का साइज ना दे रखा है 3, या चलो 4 ले लेते हैं। हमें बताना क्या है, हर 4 साइज की विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है उसकी वैल्यू, यानी सबसे पहली विंडो है हमारी इन 4 एलिमेंट्स की 0 से लेकर 3, तो इनका मैक्सिमम क्या है 1 है। फिर लेट सपोज अगली विंडो में लेता हूँ 1 से लेकर 4 की, तो इसका मैक्सिमम क्या है, ये वाला एलिमेंट है 10 वाला। फिर अगर मैं अगला विंडो लेता हूँ 4 एलिमेंट्स का, तो ये वाला विंडो है, इसका मैक्सिमम क्या है, वही यही वापस ये वाला एलिमेंट। देन नेक्स्ट विंडो लेते हैं अगर हम अगले 4 एलिमेंट्स की, तो ये है 4 एलिमेंट्स, इसका भी मैक्सिमम यही है। देन हम लास्ट में अगर ये वाली विंडो लेंगे तो इन 4 एलिमेंट्स का भी मैक्सिमम यही है। अब इसके बाद फिर दोबारा हमारा जो विंडो है वो चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे 4 एलिमेंट्स की, तो जो मैक्सिमम आएगा वो ये वाला एलिमेंट आएगा। देन हम बोलते हैं कि इन 4 का मैक्सिमम दे दो, तो फिर वो ये वाला एलिमेंट आएगा। देन हम अगर बोलें कि अगले 4 इन 4 का मैक्सिमम दे दो, तो वो ये वाला एलिमेंट आएगा। एंड फिर इन 4 का फाइनली जब इन 4 का मैक्सिमम मांगोगे तो वापस से ये वाला एलिमेंट आएगा। तो ये लास्ट विंडो होगी, क्योंकि अब इसके बाद जो विंडो बचेगी उसमें 3 एलिमेंट बच पाएंगे हमारे पास। इसके बाद जो भी विंडो है उसमें 3 एलिमेंट बचेंगे, तो हमें तो फिक्स साइज की विंडो चाहिए, 4 साइज की विंडो होनी चाहिए। तो ये जितनी भी मैंने शेड कर रखे हैं ये सारी विंडोज होंगी, और उनके जो भी मैक्सिमम्स होंगे वो हमें प्रिंट करने पड़ेंगे। यानी सबसे पहला मैक्सिमम 7, फिर 10 10 10 3 बार, फिर 8, फिर 6, फिर 9, एंड ऐसे करके हमें रिटर्न करना है एक एरे को। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं सबको अनम्यूट ही कर देता हूँ, 60-70 जन नहीं है। यस सर एक बार रिपीट कर दो। यस सर। ठीक है, एक बार दो रिपीट बार कर देता होगा। हूँ। देखो जो विंडो है, जो विंडो है वो 4 साइज की है, एक एरे दे रखी होगी जिसमें डिफरेंट वैल्यूज होंगी। हमें बताना क्या है, हर 4 साइज की विंडो में मैक्सिमम क्या है। जैसे सबसे पहली विंडो आई 0,3 की, तो इस विंडो का मैक्सिमम है हमारा जो 1 वाला एलिमेंट है, 1 इंडेक्स वाला, दैट इज 7। देन अगली विंडो आई हमारी 1,4 की, ब्लू वाली विंडो जो है, ब्लू वाले जो मैंने शेड कर रखा है, इसका मैक्सिमम क्या है, यही 10। देन हमारी 2,5 की जो विंडो है, 2,5 की ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली विंडो का मैक्सिमम अगेन 10। देन 3,6 की, इसका भी अगेन हमारा आ जाएगा 10। देन 4,7 की, दैट इज 4,7 कौन सा है, येलो वाला, येलो वाले का भी 10 है।
एंड अब आएगा रेड वाला, दैट इज 5 5, से 8 8, इसका मैक्सिमम है हमारे पास 8 है, ठीक है। देन 6 से 9, 6 से 9 का इसका है, 6 6 से 9, रुक जाओ, 5 से 8, 5 से 8 हमने गलत लिख दिया कुछ लग रहा है। सर 5 से 8 रेड वाला है। अच्छा ठीक है, 5 से 8 रेड वाला है, तो इसका मैक्सिमम था यही 8। अब हम ले रहे हैं 6 से लेकर 9, तो इसका मैक्सिमम है हमारा 6। अब हमारा आएगा 7 से लेकर 10, इसका मैक्सिमम आ जाएगा 9। 9 एंड इसके बाद लास्ट विंडो आएगी हमारी 8 से लेकर 9 से लेकर 12। एक छूट सर गया। 8 से 11 मिस कर दिया आपने। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 8 से 11, जिसका मैक्सिमम आएगा हमारे पास 9 8 से 11। अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, 8 से 11। एंड लास्ट में ये वाली विंडो आएगी एक और, तो 8 से 11 का मैक्सिमम आएगा 9। एंड जो हमारा 9 से लेकर 12 वाली विंडो होगी उसका मैक्सिमम होगा 9 अगेन 9, ठीक है। तो हमें ये सारे जो मैक्सिमम है ये एक एरे में भर के रिटर्न करना है। क्वेश्चन क्लियर है भैया सर। हाँ बोलो। सर ये हाइट दिख रहा है क्या? या हाँ ये क्या हाइट दिख दे रहा है? रखी है, हाइट। तो ये 9 से 12 तक में 9 की आप हाइट, आपने 9 की लिखी हाइट, हाइट तो ज्यादा 10 के ना बीच में। नहीं ये हाइट 9 है, ये अच्छा हाइट 10 है। वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू लगा ठीक। हेलो सर। हाँ जी, सर जो ये बच रहे हैं लास्ट में राइट साइड में, तो उनका क्या कुछ नहीं होगा मतलब सर? नहीं उनके, क्योंकि हमारे पास विंडो के 4 ही एलिमेंट चाहिए हमें, और वो 3 ही एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट बचेंगे, यहाँ सिंगल एलिमेंट बचेगा, तो फिर वो विंडो के स्टार्टिंग एलिमेंट हो ही नहीं सकते। आखिरी विंडो का स्टार्टिंग एलिमेंट ये वाला एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ही 4 एलिमेंट्स हमें मिल पा रहे हैं। इसके बाद हम कोई भी विंडो स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 3 या 3 से कम एलिमेंट्स बचेंगे, लेकिन हमें सर फिक्स साइज की विंडो चाहिए। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट साइड से नहीं विंडो ले सकते, मतलब 4 की, मतलब आपने लेफ्ट साइड से मतलब राइट स्टार्ट साइड के ले लो, राइट साइड के ले लो, तो आप राइट साइड से लोगे तो ये वाली विंडो से स्टार्ट हो रही है, और आखिरी विंडो जाएगी ये वाली, तब भी आपकी ये स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट बच जाएंगे। तो तो सर ये आंसर आंसर नहीं, मतलब आंसर चेंज होगा मतलब ना सर, जो आ रहा है अभी? नहीं आंसर तो सेम ही रहेगा, बस आपको आंसर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो अब देखो, बताओ भाई कोई तरीका, कोई ब्रूट फोर्स तरीका पहले तो। सर वो मतलब के की विंडो में हर बार लूप लगा करके n इंटू बिग ऑफ n इंटू के में चेक कर लेंगे। बिग ऑफ n इंटू के में, ठीक है। एक तो ब्रूट फोर्स यही हो गया ऑब्वियसली, हमारा जो ब्रूट फोर्स सबसे पहला तरीका हमें दिख पा रहा है वो क्या होगा, जितना के दे रखा है, मतलब जितना विंडो का साइज दे रखा है उतनी बार लूप लगा लो। मतलब पहली बार लूप लगाया 4 एलिमेंट्स पर, अगला लूप लगाया 4 एलिमेंट्स पर, अगला लूप लगाया 4 पर, अगला लूप 4 पर, ऐसे करते करते n बार के विंडो का हमने लूप लगाया, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच रह जाएगी नेस्टेड सर लूप की। पहला लूप बाहर वाला जो है वो n-k तक जाएगा ना। हाँ बार वाला n-k तक जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस में तो नहीं बोल सकते है ना। तो सर हमारा जो मैक्स करके जो फंक्शन होता है वो यूज करे तो? मैक्स वाला फंक्शन ही तो यूज करेंगे हम। देखो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, 0 वाला लूप जब स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब बाहर वाले लूप की वैल्यू आई इक्वल टू 0 है, तो अंदर वाला लूप आई से लेकर आई प्लस के तक जाएगा, आई प्लस के को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब आई प्लस के माइनस 1 तक। तो इन चारों एलिमेंट्स के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, मैट डॉट मैक्स से तो निकलेगी। यस। तो ब्रूट फोर्स तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं दिखाना ना, समझ चुके हो ना ब्रूट फोर्स, या लिख के दिखाऊं, नेस्टेड लूप्स, एक के अंदर एक लूप, समझ गए भैया। ठीक है, तो बताओ भाई फिर अब कुछ इससे बेटर, n इंटू के से बेटर। क्यू में डाल के कर सकते हैं। सर एक काम करेंगे ना, कर इसको तो ना सकते हैं, बताओ अप्रोच। मैक्स हिप में डाल देते हैं, और जैसे जैसे जो निकलेगा उसको निकालते जाएंगे, मतलब के विंडो को हिप में रखेंगे, और जैसे जैसे विंडो आगे बढ़ेगी वैसे जो पिछला एलिमेंट था उसको निकाल देंगे, और अंदर से मैक्स वाला निकाल देंगे, मतलब n इंटू लॉग के में हो जाएगा अपना काम। मैक्स निकालोगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड भी तो हो रहे हैं कुछ एलिमेंट। जैसे मान लो आपने जैसे ही 0,3 से 1,4 से जैसे ही आपने अगली विंडो ली, इसमें रुक जाओ, दिख नहीं पा रहा होगा आपको,
हाँ, जैसे ही आपने ये वाली विंडो से अगले गए, येलो वाली विंडो से जैसे ही आपने रेड वाली विंडो में स्विच करा, तो आपने क्या देखा कि 10 वाला जो नोड है वो अब पॉप होने वाला है। तो फिर वो कैसे मैनेज करोगे? मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पॉप हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम भी ना पॉप हो रहा हो। जैसे इस वाले केस में, ये ब्लू वाले केस में आप क्या देख पा रहे हो, ये वाली नोड पॉप हो रही थी, तो आप इस नोड को कैसे पॉप करोगे? सर क्यू से अगर हम पहले फर्स्ट 4 एलिमेंट्स डाल दें, फिर मैक्स हाँ, निकाल लें, फिर मैक्स निकालने, फिर सर एक जो निकलेगा वो जो फर्स्ट एलिमेंट हमने डाला था, तो अगर हम 0 1 2 3 डाला, फर्स्ट इनिशियलाइज किया क्यू को, मैक्स हाँ, निकाला, फिर फिर नया एलिमेंट पुश करेंगे 4, तो पहले 0 निकल जाएगा, फिर 4 पुश होगा बैक में। ऐसे फिर हम आइटरेट करते जाएंगे पूरे एरे में, एंड वो के विंडो साइज पे फिर हर बार ऐसे मैक्स निकालेंगे, हर बार वो पिछला एलिमेंट निकाल देंगे, फिर ऐसे तो शायद कर 4 सकते। वाला एलिमेंट इंक्लूड करोगे और 0 वाला एक्सक्लूड करोगे, तो पिछली विंडो हाँ, से तो अगली फिर विंडो का अगर आंसर कैसे बनाओगे? हाँ पिछली विंडो से अगली विंडो का आंसर कैसे बनाओगे? सर, जब हम फर्स्ट एलिमेंट जो निकलेगा क्यू में से, वो तो वो होगा ना जो हमने सबसे लास्ट जब से पहले डाला था, हाँ, क्योंकि तो फर्स्ट 0 टाइम निकल रहा है जब रेड हाँ वाली 0 विंडो निकलेगा से। और 4 बैक में निकलेगा, 4 बैक में जाएगा। हाँ, फिर जब तो विंडोज जब स्लाइड करेगा, हाँ, तो पहले 0 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, एंड उसी हिसाब से एट द सेम टाइम वी विल कीप एडिंग 4 5 6 7, तो विंडो स्लाइड करती रहेगी फॉरवर्ड, एंड ऐसे हम मैक्स निकाल पाएंगे के साइज के। वो तो आई ठीक होप। है, विंडो स्लाइड करती रहेगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्यू बना के हम कर सकते हैं, लेकिन आप क्यू में पूरा लूप लगा के तो मैक्सिमम निकाल रहे हो। तो इज सर तो दैट हम एनी ऐसा कर बेटर सकते देन ब्रूट फोर्स? सर, अच्छा। अगर क्यू में ही हम ऐसा करने, जैसे 0 निकला और 4 एलिमेंट आया, हमने चेक कर लिया कि जो एलिमेंट नया आया है वो पिछले वाले मैक्स से बड़ा है। अगर यस। बड़ा है तो फिर उसे कर दो। अगर वो नहीं है, मतलब जैसे आपने वो बताया कि येलो से जब हम रेड जा रहे हैं, तो जो सबसे बड़े वाला है 4 वो एक्सक्लूड हो रहा है, तो फिर हम चेक कर लेंगे जो नया एलिमेंट आया वो पिछले मैक्स से बड़ा है या नहीं। अगर छोटा निकलता है तो फिर से तुम वो मैक्स निकाल लो उन 4 में। चलो ठीक है। तो वो उससे तो कम बेटर अप्रोच हो जाएगी। मतलब कुछ टाइम पे ही हम सिर्फ इनटू के कर रहे हैं उसे, मतलब के टाइम चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे 0 1 2 3 है मतलब, तो उसका सम एक एरे में स्टोर कर लेंगे, फिर क्यू से 0 निकाल देंगे, 4 निकाल लेंगे, तो उसमें से जो जो मतलब एरे में वैल्यू स्टोर की उसमें से प्रीवियस एलिमेंट माइनस करके और जो क्यू का टॉप पे उसे प्लस कर देंगे, वो तो फिर जब कितना ओवरफ्लो कुछ नहीं हो बोल दिया, जाएगा ना। टॉप क्या, दोबारा बोलना एक बार शुरू से। सर जैसे डीपी में कहते हैं, हाँ, डीपी जैसा, एक बार जैसे दोबारा रिपीट कर दो। जैसे जैसे 4 साइज की विंडो है, तो क्यू में डालेंगे 0 1 2 3, ठीक है, और फिर मतलब इनका सम तो कर ही लेंगे, और फिर इसे एक मतलब एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब क्यू से 0 को मतलब निकालेंगे और फिर 4 को डालेंगे, तो जो एरे होगी तो उसमें हाँ, से 0 मतलब प्रीवियस एलिमेंट माइनस कर लेंगे, और जो नया एलिमेंट पुश किया है उसे प्लस कर लेंगे। स्लाइडिंग विंडो का मैक्सिमम चाहिए, सम नहीं चाहिए। मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, ना कि उस विंडो का सम। अच्छा। भैया क्वेश्चन ही नहीं सुना। एक ये है, अगर हम किसी भी, जैसे हम 0 पे खड़े हैं, तो हम ये चेक कर लेंगे कि हम कितनों के मैक्सिमम है। देन हम ये चेक करेंगे कि हमसे पहले क्या 4, हमारे पास विंडो का साइड अगर 4 है तो 4 तक देखेंगे क्या हमको लेके 4 बन रहा है, तो उसी वही उन चारों का वो मैक्सिमम होगा, तो हम उसी को रख लेंगे। देन हम उसके आगे चेक करेंगे, ना कि पीछे दोबारा चेक करेंगे उसे। ठीक है, ठीक है। तो वैसे एक किसी ने बताया था, मतलब मुकेश, मेरे को आपका ऐसा समझ नहीं आ रहा, 4 के बाद क्या रख लेंगे, एक बार प्रॉपरली समझाओ। सर जैसे हम 0 पे खड़े हैं, हम्म। तो 0 पे तो ये मैक्सिमम अपने इससे कोई मैक्सिमम, इससे पहले का कोई मैक्सिमम है नहीं, ये तो पहला, ये तो वो हो गया। ठीक है, पुश हो गया तो क्यू में। हाँ, तो 1 पे गए हम, 1 को देखा कि ये कितनों से मैक्सिमम है, अगले 4 के और पिछले 4 के। अच्छा। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो जो 4 की साइज की विंडो है ना, ये अगले 4 की, तो इसको मतलब इससे पहले के जो 4 होंगे वो इसे लेके तो बनेंगे ही बनेंगे ना। ये अभी वो हो रहा है कॉर्नर केस। अगर हम 4 को देखें, 4 हम्म, मैक्सिमम है, तो हम्म, अगर 4 से पहले के जो 4 होंगे वो हम्म। तो इसको लेके बनेंगे ही बनेंगे ना।
ठीक है, ठीक है, तो उनके तो सब में हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं ठीक है। पड़ेगी तो अगर हम बेसिकली पीछे जो से आपने चले, अप्रोच बोली है वो ये वाली है। पीछे से आगे को चलेंगे, लेकिन मतलब बिल्कुल, 12 जो से आपको चलेंगे। करना है ना, जो आपको जिस तरह ऑप्टिमाइजेशन लानी है n इंटू के से, जो आपको ऑप्टिमाइजेशन लानी है, जो आप अप्रोच बोल रहे हो, वो यूजिंग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाली अप्रोच हाँ आएगी। हाँ ठीक है। तो अभी किसी ने DQ वाली अप्रोच बताई थी, मतलब DQ तो नहीं बोला, Q बोला था सिर्फ। तो बताओ भाई, कौन सी अप्रोच से करना चाहते हो, यूजिंग Q या फिर यूजिंग स्टैक? वीडियो में स्टैक है, तो अगर बाद में रेफर करना हुआ तो रिकॉर्डिंग खोलनी पड़ेगी। अगर मैं DQ से करवा देता हूँ अभी, तो किससे करवाऊँ बताओ? DQ से करवा दो सर। DQ से ही करवा दो। DQ से ही करवाऊँ? चलो ठीक है, तो देख लो। DQ हमें और मतलब नेक्स्ट हमने बनाई ग्रेटर है एलिमेंट का बस ये बता देना उसका अप्रोच। उसका अप्रोच वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप DQ से क्लास में सुनते हो तो इसकी वीडियो देख लेना। कोई भी सर एक पहले ये तो बता टेक्निक दो आना चाहिए। DQ होता क्या है। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पहली बार स्टैक एंड पढ़ रही हूँ। हाँ, बताता हूँ। तो अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो DQ ही बता देता हूँ होता क्या है। हमारे पास जो Q डेटा स्ट्रक्चर था, Q क्या था? यहाँ से इंसर्शन होता था, इधर से इंसर्शन होता था, इसको बोल सकते हैं ऐड लास्ट। और इधर से ही हमारा जो था रिमूवल तो नहीं होता था, इधर से रिमूवल होता था। ये था Q डेटा स्ट्रक्चर, रिमूव फर्स्ट। अगर मैं बोल दूं कि इसी डेटा स्ट्रक्चर में आपको अगर रिमूव लास्ट भी अलाउ कर दे, और इसी डेटा स्ट्रक्चर में आपको अगर ऐड फर्स्ट भी अलाउ कर दे, मतलब आगे से एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, पीछे से एलिमेंट निकाल भी सकते हो, तो ये डेटा स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा? ये डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका डबली एंडेड क्यू। यानी दोनों आगे से और पीछे से आप इंसर्शन भी और रिमूवल भी अगर कर पाओ, तो ये है डबली एंडेड क्यू। तो सबसे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली मैं सर्कुलर वाली तो नहीं बताना चाहता, मतलब मैं इम्प्लीमेंटेशन तो अभी करवा ही नहीं रहा, लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेकिन सबसे सिंपल आपको अगर करना हो ये काम, तो किससे कर सकते हो? मैंने सबको इन्वाइट कर दिया। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, ऑब्वियसली। दिख ही रहा है यार, लिंक लिस्ट सबसे सिंपल लग रही है मुझे। लिंक लिस्ट में तो क्या ही करना है, एक डबली लिंक लिस्ट जैसी कुछ रख लो, ताकि चारों के चारों ऑपरेशन, ये भी और ये भी कांस्टेंट हो जाए। आगे से रिमूव करना हो तो हेड को रिमूव करना, आगे ऐड करना हो तो हेड पे ऐड करना, पीछे से रिमूव करना हो तो टेल को रिमूव करना, और पीछे से ऐड करना हो तो टेल में ऐड कर देना, टेल के पीछे। तो डबली लिंक लिस्ट से बहुत ही इजीली, डबली एंडेड क्यू नाम से ही पता चल रहा है डबली, तो डबली लिंक लिस्ट से बहुत ही इजीली हमारा जो DQ है वो मैनेज हो जाएगा। तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं देख रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमें प्रोवाइड कर रखा है वो यूज करेंगे। हमें एज्यूम करना है सारे ऑपरेशन कांस्टेंट है, एज्यूम करना है हमें सारे ऑपरेशन कांस्टेंट है। तो किसी को याद है क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे इनिशियलाइज करते थे? क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे इनिशियलाइज करते थे? क्यू यूज करके क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट या फिर एरे DQ। अब हमें अगर DQ बनाना है, तो बस क्या करना है, जो ये रेफरेंस है ना, जिस टाइप का रेफरेंस बनाया है, इसको Q वाला रेफरेंस मत बनाओ, इसको DQ वाला रेफरेंस बना दो। तो DQ बन जाएगी DQ इक्वल टू न्यू एरे DQ। यहाँ पे सेम रहेगा। आपने क्या कर लिया, बस अपने रेफरेंस को बोल दिया, भैया तू ना उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है जिस टाइप का पहले Q बनाया था, ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास DQ वाली रेफरेंस है। इससे इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया चारों जो मेंबर्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। इससे बस ये इतना फर्क पड़ जाएगा, Q से DQ करने में आपको रेफरेंस टाइप से कन्वर्ट करने में इतना सा मिल जाएगा कि ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ऐड फर्स्ट और रिमूव लास्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वही हमें चाहिए। तो ये चाहिए क्यों, अब देखते हैं। जो हम ये वाला क्वेश्चन है यूजिंग डबली एंडेड क्यू करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर स्टैक से करना हो तो आप खुद वीडियो देख लेना। तो मैं इस वाली चीज को पूरी नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, या फिर इसको ले चलते हैं। भैया एक बात बताना, बताओ, डबली एंडेड क्यू में एंड लिंक लिस्ट में फिर लॉजिकली डिफरेंस क्या रहेगा? डबली मतलब एंडेड सेम क्यू में ऑपरेशन। डबली एंडेड क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? ये हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो DQ कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, या फिर सर्कुलर, जैसे हमने सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करा था, वैसे ही हम एरे की मदद से भी अपने DQ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए DQ और लिंक लिस्ट में यही फर्क है कि लिंक लिस्ट तो हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन है, और DQ इज नथिंग बट जस्ट कंबाइंड फंक्शन, मतलब कुछ सेट ऑफ फंक्शंस है हमें दे रखे हैं। अब वो फंक्शन हम यूजिंग लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना फर्क है DQ में और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो चलो अब देखो, खैर छोड़ो, तो वापस आ जाओ इस पे। तो सबसे पहले हमारे पास विंडो आ रही है।
सर हाँ बोलो। पीछे वाला लेके जाना, लाइक वो एरे डी क्यू और वो जो इनिशियलाइज किया था क्यू वाला, हम्म, इसमें ये क्यू क्यू और ये न्यू एरे लिस्ट, इससे तो आपने पहले स्टार्टिंग में क्यू को करवाया था। हम्म। और ये डी क्यू डी, ये क्या लाइन है, मुझे तो समझ में ही नहीं आई ये। क्यू रेफरेंस की जगह डी क्यू रेफरेंस लिख दिया बस, हाँ बाकी तो पूरा आगे सेम है। डिफरेंस, हाँ वो तो ठीक है, पर डिफरेंस क्या आया लाइक? डिफरेंस जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा अभी कल तब समझाऊंगा अच्छे से। ये जो रेफरेंस टाइप और कंस्ट्रक्टर टाइप जो होता है डिफरेंस, इससे क्या क्रिएट हो जाता है, मतलब तो किस टाइप ये का रेफरेंस लेने से क्या होता है और किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेने से क्या होता है, ये समझा दूंगा कल अच्छे से। पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक है ये। मतलब ये अभी आपने बताया ना कि जो डी क्यू है उसमें मेरा ऐड फर्स्ट और रिमूव फर्स्ट दोनों, मतलब दोनों एंड से दोनों चीजें हो सकती है, ऐड लास्ट और रिमूव लास्ट। तो बिल्कुल। वो चीज मेरा न्यू एरे डी क्यू क्यू वाले केस में भी हो रहा है, जहाँ पे मेरा क्यू क्यू लिखा नहीं, है। यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ इधर अवेलेबल होंगे। ये मैं बाद में समझाऊंगा ना। सिर्फ इधर अवेलेबल है हमारे पास रिमूव फर्स्ट, सॉरी हमारा ऐड फर्स्ट और रिमूव लास्ट, और उस वाले में सिर्फ दो वाले जो फंक्शन, बाकी दो फंक्शन है वो अवेलेबल है। वो ऐड फर्स्ट और रिमूव लास्ट। हाँ, ऐड नहीं, इसमें है रिमूव फर्स्ट और ऐड लास्ट, सिर्फ क्यू में। क्यू में तो यही होता था ना, पीछे हाँ से हाँ, ऐड रिमूव फर्स्ट और और ऐड आगे से लास्ट। रिमूव। तो उसमें सिर्फ ये दो हैं, इसमें ये चारों हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब कोई बीच में टोकना मत, अब मैं सबको म्यूट ही कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला एलिमेंट आया, हमारा एलिमेंट आ रहा है विद इंडेक्स 0 एंड वैल्यू 4। हम क्या बोलेंगे, अभी तू करंट विंडो के पार्ट है। करंट विंडो भी बना देता हूँ मैं साथ के साथ। करंट विंडो है हमारी 0 से लेकर 3। हम सबसे पहली विंडो का आंसर निकालना चाहते हैं। तो 4 एलिमेंट आया जो 0th इंडेक्स वाला था, उसने अपने आप को पुश करवा दिया क्यू के अंदर, ऐड लास्ट करवा दिया, पीछे से इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐड लास्ट करवाया तो अभी तो क्यू खाली है, तो फिर ऐड लास्ट करो ऐड फर्स्ट करो, एक ही बात है। तो हमने 4 को इंसर्ट करवा दिया, ये इंसर्ट हो चुका है। हमने देखा 1 वाला एलिमेंट, टू क्या है, टू बड़ा है, टू इस वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये 1 वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट 7 जिसकी वैल्यू है, अगर ये 4 से बड़ा होता है, तो क्या किसी विंडो का 4 वाला एलिमेंट आंसर बन सकता है, मतलब ये वाला एलिमेंट आंसर बन सकता है किसी भी विंडो का? नहीं सर। नो सर। नहीं बन सकता। तो क्या इसको क्यू में रखने का कुछ फायदा है? तो सर 4 नहीं। वाले एलिमेंट की वैल्यू को क्या क्यू में रखने का कुछ फायदा है? नहीं नहीं सर। है। तो 7 वाली वैल्यू क्या देखेगी, यार तू ना मेरे से छोटा है, और तू ना तो मेरी विंडो का आंसर बन सकता है क्योंकि मैं ही तेरे से बड़ा हूँ, और ना मेरे से आगे वाली किसी विंडो का आंसर बन सकता, तो मैं तेरे को पॉप कर देता हूँ। तो हमने 7 ने देखा 4 और 7 ने 4 को पॉप करवा दिया। क्यों खाली हो चुकी है, अब 7 खुशी खुशी अपने आप को पुश करवा लेगा। लेकिन अभी भी विंडो पूरी प्रोसेस नहीं हुई है, 4 एलिमेंट्स है विंडो में। तो अगली एलिमेंट आया, एलिमेंट आ रहा है विद वैल्यू 3। तो अब 3 देख रहा है, क्या 3 वाला एलिमेंट 7 वाले एलिमेंट को पॉप करवा सकता है? क्या 3 ये बोल सकता है कि 7 तू मेरी विंडो का आंसर नहीं है? क्या बोल सकता है ये वैल्यू 3? नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमें ये जो 3 वाली वैल्यू का एलिमेंट है, क्या इसे पुश करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? सोच के करवाना बताना। चाहिए। करवाना चाहिए सर। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे 2 होते, ये सारे इतने ना होते, ये सारे 2 होते, मतलब इन सब की वैल्यू 2 होती, तो ये वाली विंडो का आंसर क्या होता? इस वाली विंडो का आंसर क्या आ जाता अगर ये सारे 2 3 2 2 है? 3 आ जाता। तो क्योंकि ये किसी अगली विंडो का आंसर बन सकता है जिसमें 7 ना हो, जिसमें 7 ना हो उसका आंसर ये खुद बन सकता है, इसलिए हम इसको पुश करवाएंगे, यानी 3 भी पुश होएगा। 3 हमने पुश करवा दिया। हम अपने आप को तो हमेशा ही पक्का पुश करवाने वाले हैं। तो हाँ, तो अब आगे देखो, 3 आ रहा है। अभी जब पूरा धीरे धीरे ट्राई रन कर देंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। अगला एलिमेंट आया 3 इंडेक्स वाला विद वैल्यू 5। 5 वाली वैल्यू देख रहा है, स्टैक के जो रियर में पड़ा है वो पड़ा है 3। तो 3 पड़ा है, हम 5 है, हम देखेंगे यार 3 तू कभी भी मेरी विंडो का आंसर भी नहीं बन सकता, और मेरे से आगे वाली विंडो का भी कभी आंसर नहीं बन सकता, तो मैं तेरे को पॉप करवा देता हूँ। लेकिन अब 5 देखेगा क्योंकि रियर में पड़ा है 7, तो वो तो इससे बड़ा है। 5 वाले एलिमेंट के लिए 7 एलिमेंट बड़ा है, तो 5 क्या बोलेगा, 5 मैं अपनी विंडो का आंसर तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं अगली विंडोज का आंसर बन सकता हूँ, इसलिए मैं पुश हो जाता हूँ। 5 ने 7 को पॉप नहीं करवा पाया, क्यों? क्योंकि 7 ही आंसर है उस विंडो का, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से। तो 5 7 को पॉप नहीं करवा सकता, लेकिन 5 खुद तो पुश हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है किसी विंडो का मैक्सिमम हो सकता है। तो हमने 5 को पुश करवा लिया। फाइनली जब हमारे पास 4 एलिमेंट्स पूरे प्रोसेस हो गए, तो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारी क्यू के फ्रंट में पड़ा है, तो हमने आंसर में स्टोर करवा लिया 7, यानी सबसे पहली विंडो येलो वाली विंडो का आंसर आ गया 7।
अब अगली विंडो आ रही है हमारी, ये वाली विंडो, अगली विंडो आई, इसको ग्रीन ले लेते हैं विद वैल्यू 4, या ग्रीन नहीं, इसको ब्लू ले रहे हैं, ठीक है, यानी 4 वाला एलिमेंट आ रहा है। लेकिन 4 वाला एलिमेंट को इंक्लूड करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए क्या 0 वाला एलिमेंट पॉप हो चुका है, क्योंकि अभी एक्सक्लूड होने वाला है। 0 वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होएगा, 4 वाला एलिमेंट इंक्लूड होएगा। 0 1 2 3 से अगली विंडो 1 2 3 4 पे जाने के लिए आपको क्या करना है, 0 को एक्सक्लूड और 4 को इंक्लूड। तो हम देखेंगे क्या 0 वाला अभी विंडो में है, मतलब क्यू में है, नहीं क्यू में नहीं है, उसको पॉप कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो कुछ पॉप नहीं करेंगे। लेकिन 4 वाले को इंक्लूड करेंगे, अब 4 वाला इंक्लूड होएगा इधर से, तो वो देखेगा कि इसके पीछे पड़ा है, मतलब ऑलरेडी जो क्यू का बैक है वो है 5, तो 4 5 को पॉप नहीं करवा सकता, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो वो सिंपली बस पुश हो जाएगा, 4 वाला एलिमेंट सिंपली पुश हो गया। अब मैं पूछूं ब्लू वाली विंडो का मैक्सिमम क्या है, वो हमारे वापस से क्यू के फ्रंट में पड़ा है, दैट इज 7। हमारा 7 आंसर है। हमने देखा था यहाँ पे 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4, अच्छा सॉरी, ये हमने वैल्यू 10 थी, हमने गलत ले ली वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 ले ली हमने, इंडेक्स ले लिया हमने, वैल्यू तो 10 थी। तो वापस से देखो हमारी वैल्यू है 10, फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट की वैल्यू है 10, तो 10 क्या देखेगा यार, 5 आंसर नहीं हो सकता, तो 5 को पॉप करवा देगा। जो 10 वाला एलिमेंट है वो 5 को पॉप करवा देगा। 10 वाला एलिमेंट देखेगा क्यू के पीछे पड़ा है 7, क्योंकि 10 7 से बड़ा है, तो वो 7 भी कभी भी हमारी विंडो का मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो 7 भी पॉप हो जाएगा। और फाइनली अब क्यू की खाली हो चुकी है, तो 10 जो है अपने आप को खुशी खुशी पुश करवा लेगा। अब आप करंट विंडो का मैक्सिमम मांगोगे, तो करंट विंडो का मैक्सिमम क्यू के फ्रंट में पड़ा होगा, दैट इज 10। एक बार इटरेशन करूंगा, तो दूसरी बार इटरेशन जब करूंगा तो बच्चे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब अगली विंडो आ रही है हमारी, जो है 2 वापस से में 5। 2 से 5, बिल्कुल। तो 2 से 5 विंडो आ रही है, यानी ये वाला एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है, फिफ्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है विद वैल्यू 8। 8 है भैया हमारे पास, क्या 8 10 को पॉप करवा सकता है, बताओ? नहीं सर। नहीं पॉप करवा सकता, तो 8 बस चुपचाप कुछ हो जाएगा, और करंट विंडो का आंसर वापस से क्यू के फ्रंट में पड़ा है, दैट इज 10। अगली विंडो आएगी 3 से लेकर 6 वाली, यानी 6 वाला एलिमेंट इंक्लूड होने के लिए ट्राई करेगा। तो 6 वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 3 है। क्या 3 8 को पॉप करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि 8 बड़ा है 3 से। लेकिन क्या खुद पुश होएगा 3? नहीं सर, कुछ कहोगे? अरे होगा। होगा ना, अभी तो देख रहे थे, खुद तो पुश होएगा ही, वो आगे वाली विंडोज का आंसर बन सकता है। हम अपने आप को क्यों पुश करवा रहे हैं, हर चीज का रीजन है, हम पॉप क्यों नहीं करवा रहे हैं, जो हमारी भी विंडो के आंसर नहीं हो सकते, जो हमसे आगे वाली विंडो के भी आंसर नहीं हो सकते। पहली चीज ये है रिमूव लास्ट का रीजन। रिमूव लास्ट किनको करवा रहे हैं, जो हमसे क्या है, जो हमसे छोटे हैं, यानी वो हमारी विंडो के भी आंसर नहीं हो सकते और हमसे अगली विंडो के भी। स्मॉलर देन अस, स्मॉलर देन आवरसेल्फ, तो इनको रिमूव लास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये कैन नॉट बी मैक्सिमम, छोटे ही ऑब्वियसली तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकते, ना तो हमारे ना हमसे बाद वालों के, कैन नॉट बी मैक्सिमम ऑफ एनी विंडो। और साथ के साथ जो हमारा खुद को ऐड लास्ट करना है, इसका रीजन क्या है, हम अभी करंट विंडो का तो आंसर नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे वाली विंडो के हो। वी मे बी द मैक्सिमम ऑफ अपकमिंग विंडोज, इसलिए हम अपने आप को ऐड लास्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने एक भी रिमूव फर्स्ट देखा नहीं है, एक ऑपरेशन रहता है रिमूव फर्स्ट भी होएगा, लेकिन अभी क्या ये दोनों ऑपरेशन समझ आ गए, रिमूव लास्ट कब करवा रहे हैं, ऐड लास्ट कब करवा रहे हैं? क्या सबको ये दोनों ऑपरेशन समझ आए कि क्यों करवा रहे हैं? बताओ भाई। यस सर। हाँ भैया। ठीक है, तो अब करंट विंडो का आंसर पूछेंगे, तो करंट विंडो का आंसर वापस से क्यू के फ्रंट में पड़ा है, दैट इज वैल्यू 10। ये जो 3 से लेकर 6 वाली विंडो है, इसका आंसर 10 ही है मैक्सिमम, तो हमने 10 को रिजल्टेंट में ऐड करवा दिया। और अब अगली विंडो को प्रोसेस करने के लिए अगला एलिमेंट इंक्लूड करने जा रहे हैं हम, तो इसको अनडू करता हूँ मैं 2 मिनट। तो तीसरी भी विंडो का आंसर आया है 10, चौथी का अगला एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है विद फोर्थ इंडेक्स से लेकर 7th इंडेक्स, यानी ये वाला इंडेक्स 7th इंडेक्स की वैल्यू है हमारी 5, अगेन 5। तो 5 क्या 3 को पॉप करवा सकता है? 5 Yes. क्या 3 को पॉप करवा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 5 देखेगा 3, तू तो मेरे से छोटा है, तू तो मेरा आंसर बन ही नहीं सकता, ना मेरी विंडो का बन सकता, ना मेरे से आगे वाली विंडो का बन सकता, तो तू तो पॉप हो ही जा। क्या 5 8 को पॉप करवा सकता है?
नहीं नहीं करवा सकता है। तो बस अब ये जितने भी इसको पॉप करवाने थे उतने करवा चुका है और अब ये खुद पुश हो जाएगा और हमारा जो करंट विंडो का आंसर है वो वापस से क्यू के फ्रंट में पड़ा है। ध्यान से देखो क्यू कैसी दिख रही है, क्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो क्यू का फ्रंट ही मैक्सिमम एलिमेंट है। तो आपने क्यू के फ्रंट को दोबारा रिजल्टेंट में ऐड कर लिया करंट विंडो का आंसर। अगली विंडो आ रही है आपकी, जो विंडो है अभी पिछली प्रोसेस करी थी 4 से लेकर 9, तो अगली आ रही है 5 से लेकर 8, 5 से लेकर 8, यानी 8th एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है। लेकिन एक स्पेशल बात क्या कोई नोटिस कर सकता है, 5 से लेकर 8 ये वाली विंडो अब हम देख रहे हैं, पिछली विंडो कौन सी थी? 4 से लेकर 7 4 से लेकर 7 थी, तो कौन सा एलिमेंट एक्सक्लूड हो रहा है? 10 फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट, बिल्कुल काव्य। जो फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट है 10 वो अभी भी क्यू के अंदर पड़ा है, तो क्या उसको रिमूव करना चाहिए? क्या उसको निकालना चाहिए? तो हमारा 10 वाला एलिमेंट रिमूव होएगा, क्यों? ये होएगा रिमूव फर्स्ट। तो एक रिमूव फर्स्ट और एक ऑपरेशन होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक्सक्लूड हो चुका है विंडो से। रिमूव फर्स्ट, अगर विंडो से तुम एक्सक्लूड हो चुके हो यानी तुम आने वाली सारी विंडोज के मैक्सिमम थे, मतलब अभी तक तुम मैक्सिमम ही थे तो तुम क्यू के फ्रंट में पड़े थे, लेकिन अब तुम विंडो से बाहर जा चुके हो। अब अगली जो विंडो है वो 5 से 8 है ना, तो जब तुम फोर्थ इंडेक्स पर हो और जो अगली विंडो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो 5 से 8 है, तो तुम तो बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि इस विंडो का 10 थोड़ी ना मैक्सिमम बोल सकते हैं, 10 को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो रिमूव फर्स्ट क्यों कर रहे हैं? दोज एलिमेंट्स आर रिमूव फर्स्ट विच आर आउटसाइड द विंडो, यानी जो विंडो से बाहर चले जाएं, विच गेट एक्सक्लूडेड इन द विंडो, इन द विंडो फ्रॉम द विंडो। ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव फर्स्ट, यानी 10 वाली इस वाले केस में 10 जो हुआ वो रिमूव फर्स्ट हो गया। अब जो इंक्लूड करना है वो करने की ट्राई करो। अब जो हमारा इंक्लूड हो रहा है एलिमेंट वो हो रहा है 8 वाला इंडेक्स, दैट इज 6 वाला एलिमेंट। तो हमारा एलिमेंट 6 इंक्लूड होने की ट्राई कर रहा है, तो क्या वो 5 को पॉप करवा सकता है इंक्लूड होने से पहले? क्या 6 5 को पॉप करवा सकता है? 6 5 को 6 5 को पॉप करवा देगा। क्या 6 8 को भी पॉप करवा सकता है? नो सर नहीं करवा सकता है, तो बस अब ये पुश हो जाएगा हमारे क्यू के अंदर। करंट विंडो को मैक्सिमम देख बोलेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो क्या रीजन समझ आ गया 10 को पॉप करवाने का? अगर 10 नहीं पॉप करवाते तो इस विंडो का आंसर क्या बोल देते आप? 5 से 8 वाली विंडो का 10 हो जाता, फिर पॉप 10 हो जाता है आंसर, लेकिन 10 तो नहीं है, 10 तो विंडो से बाहर जा चुका है। तो 10 को पॉप करवा दो सच दैट जो अगला मैक्सिमम हो वो अगले पेज पे पड़ा हो और वही आपकी करंट विंडो का मैक्सिमम हो, 10 8 वाला आंसर एलिमेंट। तो आई गेस अब एल्गोरिथम पूरी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी, थोड़ा और आगे ड्राइव करते हैं समझने के लिए। अगर 10 अगर उसी विंडो में 2 बार होता तो क्या करते? मतलब अगर 10 हमारा आ भी रहा तो है हम 2 बार लेकिन पुश कर रहे हैं, 2 बार पुश करेंगे अगर इक्वल एलिमेंट्स हैं तो। जैसे 5 देख रहे हो 2 बार पुश हो रहा है। बट सर चेक कैसे करेंगे कि कौन से 10 की बात? नहीं, ये इंडेक्स पुश कर लेंगे ना, इनके इंडेक्सेस पुश करेंगे हम। ये कौन से इंडेक्स है, क्या ये करंट विंडो के बाहर तो नहीं जा रहे? एक्चुअल में इंडेक्स पुश हो रहे हैं। ओके ओके ठीक है, तो अब देखो ये है अगली विंडो प्रोसेस हो रही है हमारी 6 से लेकर 9 वाली, यानी ये वाला एलिमेंट इंक्लूड होने के लिए तैयार है विद वैल्यू 4। विद वैल्यू 4 एलिमेंट इंक्लूड होने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये वाली विंडो 6 से लेकर 9 वाली विंडो से पहले क्या 5th इंडेक्स वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ भैया। तो हमने रिमूव फर्स्ट कर लेंगे 8 को, क्योंकि वो 5th इंडेक्स पर पड़ा है, वो हमारी करंट विंडो का पार्ट नहीं है। अब हम पूछेंगे 4 से क्या तू 6 को पॉप करवा सकता है? वो कहेगा नहीं करवा सकता, ये तो मुझसे बड़ा है, तो बस ये खुद पुश हो जाएगा। ये बस खुद पुश हो गया हमारी क्यू के अंदर। करंट विंडो का आंसर वही क्यू का फ्रंट दैट इज 6। तो हमारा क्यू का फ्रंट 6 है, 6 ही था ना आंसर पिछली बार भी? ठीक है, तो पहले भी 6 ही था आंसर, तो हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट विंडो आ रही है हमारी 7 से लेकर 10 वाली, यानी अगला एलिमेंट हमारा म्यूट कर लो। अगला एलिमेंट आ रहा है हमारा 10 वाला इंडेक्स विद वैल्यू 9। तो 9 वाला एलिमेंट पहले उसको देखने से पहले ये पूछेंगे भैया जो फ्रंट वाला एलिमेंट है क्या वो करंट विंडो से बाहर तो नहीं जा चुका? क्या विद वैल्यू 6 वाला एलिमेंट क्या करंट विंडो से बाहर जा चुका है? 7 से 10 वाली विंडो से बाहर है क्या ये? नो सर नहीं, तो अभी तो पॉप नहीं हो सकता, ये रिमूव फर्स्ट तो नहीं होएगा। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो विद वैल्यू 9 है इससे कुछ नोट्स पॉप करवाने की ट्राई करते हैं। तो क्या 9 वाला एलिमेंट क्या 4 को पॉप करवा देगा? 9 वाला नोड 4 को पॉप करवा देगा। तो क्या 9 वाला नोड 6 को भी पॉप करवा देगा? जी करवा देगा। और अब ये खुद पुश हो जाएगा क्यू के अंदर, क्योंकि क्यू हो चुकी है खाली।
यानी अब आप क्यू का मैक्सिमम मांगोगे तो वो खुद ही आएगा 9। तो आपका जो 9 था वो क्यू के अंदर पुश हो गया, और मैक्सिमम मांगोगे क्यू का फ्रंट दोगे, रिटर्न कर दोगे 9, मतलब रिजल्टेंट में ऐड कर दोगे 9। नेक्स्ट विंडो आ रही है हमारी 8 से लेकर 11। तब अब तो आएगा, समझ ही चुके होगे। वैल्यू है हमारी 3, तो क्या 3 किसी को पॉप करवा सकता है? नहीं नहीं करवा सकता, बस खुद पुश हो जाएगा। रिजल्टेंट का मैक्सिमम मांगोगे तो करंट विंडो का फ्रंट एलिमेंट दैट इज 9, क्योंकि विंडो कैसी दिख रही है, विंडो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है। अगला एलिमेंट आया लास्ट में हमारे पास 9 से लेकर 12 वाली विंडो, तो ये एलिमेंट है विद वैल्यू 2। क्या 2 किसी को पॉप करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा है, और करंट विंडो का मैक्सिमम आएगा अगेन 9। तो यही है आपका रिजल्टेंट। आई गेस समझ आ गई होगी अप्रोच। हर चीज का रीजन, रिमूव फर्स्ट क्यों करा गया, रिमूव लास्ट क्यों करा गया, ऐड लास्ट क्यों करा गया, सारी चीजों का रीजन समझ आ गया। हाँ भैया। तो एक बार ट्राई कर लो कोड को, एंड बाकी आपको जो मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम कैसे मिल रहा है किसी भी विंडो का, कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट या लास्ट क्यू के? फर्स्ट। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम गेट करना, तो एक और ऑपरेशन बोल देते हैं, गेट फर्स्ट से आपको मिल रहा है मैक्सिमम इन द करंट विंडो। तो आपके सारे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं एक तरह से। दो ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन, क्यू किसी भी मोमेंट पर किस ऑर्डर में है, अगर आगे से देखोगे तो डी क्यू इज इन विच ऑर्डर? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर, आगे से देखने पे। और दूसरी बात, क्या ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स है? हाँ या ना, ये क्या उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स है? यस सर। तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर को मेंटेन करके हम अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। एक तो जो छोटे हो उनको भी हमें हटाना है, और एक जो विंडो से बाहर जा चुके हैं उनको भी हटाना है। तो दोनों चीजों को अगर हटाना हो तो हमें दोनों तरफ से रिमूव करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कर रहे हैं ये काम। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो इनपुट का ऑर्डर है वही वाला ऑर्डर। ये मेंटेन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिमूव फर्स्ट करना है, हमें ऐसे एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो कि विंडो से बाहर जा चुके हैं, और दूसरा ऑर्डर हमें मेंटेन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सच दैट जो मैक्सिमम पड़ा हो वो फ्रंट पे पड़ा हो। ठीक है, क्या डिक्रीजिंग क्या बता रहा था? डिक्रीजिंग आप नीचे एक्स एक्सेस वाले की बात कर रहे हो या फिर ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए रीजन है सच दैट गेट फर्स्ट करने पर आपको मैक्सिमम मिल जाए, इसलिए हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर रख रखा है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसलिए रख रखा है सच दैट हमें रिमूव फर्स्ट करने पे जो एक्सक्लूड करना हो वो करंट विंडो वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाए, मतलब जो विंडो से बाहर जा रहा है, एक्सक्लूड एलिमेंट विच बिकम्स आउटसाइड द विंडो। तो रिमूव फर्स्ट करने का यही रीजन है क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, गेट फर्स्ट करने का यही रीजन है क्योंकि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे DQ आपका ये 4 7 स्टैक वाले कह रहे हो या फिर ये 7 10 10 वाला कह रहे हो? ये वाला, ये चीज जो है, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर। सर तो इसमें टाइम और स्पेस n+k लगेगा ना? टाइम और स्पेस, ऑर्डर ऑफ किसी भी टाइम पे ऑर्डर ऑफ k होएगा, स्पेस हाँ, स्पेस k और टाइम n+k। टाइम ऑर्डर ऑफ 2n बोल सकते हो या ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हो, बात तो सेम ही है। मतलब हर एक नोड एट वर्स्ट एक बार पॉप होएगा, एक बार पुश होएगा। लीड कोड भी यही है ना भैया? हाँ, या लीड लीड कोड पे कोड भी वाला मिल डिफरेंट जाएगा, है? लीड कोड पे भी मिल जाएगा स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। उसी पे कर ले? कर लो, उसी पे कर लो, आपकी विश। तो मैं 2 मिनट के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ, ट्राई करो।
चलो देख लो एक बार क्वेश्चन ये क्योंकि खुद से होना बहुत मुश्किल है ये, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना आप ट्राई करोगे तो आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है। तो क्लास के बाद खुद से ट्राई करना ऑब्वियसली, लेकिन अभी तो मैं करवा देता हूँ। तो वैसे पहले से कोड लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो देखो सबसे पहले ये बताओ, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट का साइज क्या होना चाहिए? कितनी विंडोज है हमारे पास? nums dot length k plus 1 डिवाइडेड बाय के लेंथ माइनस की प्लस 1। minus लेंथ k plus माइनस, ये क्या हो गया, लेंथ माइनस के प्लस 1, ये बोल रहे हो क्या? यही है, देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले चेंज करते हैं। देखो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, मतलब n की वैल्यू है 8, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ विंडोज जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3। तो हमारे पास कितनी विंडोज है? 1 2 3 4 5 6 विंडोज है। कैसे निकलेगा? 8 माइनस 3, ये तो आ जाएगा हमारे 5, 5 में प्लस 1 करोगे तो आ जाएगा 6। तो ये लॉजिकली भी सोचोगे तो कैसे है? आपकी आखिरी विंडो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपकी आखिरी विंडो स्टार्ट हो रही है इस वाले इंडेक्स से, जो कि कौन सा है? ये है n-1, ये है n-2, ये है n-k, n-3 या n-k। तो आखिरी विंडो n-k से स्टार्ट हो रही है, पहली विंडो 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से लेकर n-k, 0 से लेकर n-k, बोथ इंक्लूडिंग कितना नंबर होता है? n-k माइनस में 0 प्लस 1, ये हमने देख ही रखा है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। हमारी Yes. कितनी नंबर ऑफ विंडोज होंगी? ठीक है, इरेज कर दूं? आ गया समझ? नंबर ऑफ यस विंडोज। सर। यस सर। तो रिजल्टेंट नाम दे देते हैं जो रिटर्न करने वाले होंगे हम, इक्वल टू न्यू, जो रिजल्टेंट का साइज होगा वो होगा nums डॉट लेंथ माइनस में के प्लस में 1। सबसे पहली विंडो तो ऑब्वियसली प्रोसेस करनी है पूरी की पूरी, क्योंकि जब तक के एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्टेंट नहीं मिल सकता। तो पहले एक बार लूप लगाओ के एलिमेंट्स के लिए, 0 से लेकर लेस देन के तक, पहली विंडो के लिए। हमने भी जब ड्राई रन करा था तो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स के लिए डायरेक्टली काम करवाया था, उसके बाद रिजल्टेंट अपडेट हुआ था। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए हमें क्या काम करना है? वही के सबसे पहले तो जो हमारा काम है, या फिर ऐसा कर देते हैं, जेनरिक लिख देते हैं, जेनरिक लिख रहे हैं हम, लेस देन एन तक ही चला देते हैं पूरा, मतलब nums डॉट लेंथ तक। बाद में चेक कर लेंगे रिजल्टेंट में कब ऐड करना है कब नहीं करना। तो ये बताओ रिमूव फर्स्ट कब करना है? रिमूव फर्स्ट कब करना है, करने वाले हम? जब एक्सीड कर जाएगा, जब वो एक्सी मतलब पहला वाला हो ना हो, जब व्हेन एक्सक्लूड फ्रंट एलिमेंट एक्सक्लूड करना हो। front element excludes from is excluded from current window, from current window। तो अगर करंट विंडो हमारी आई पर है, मतलब उसका जो हम बोल सकते हैं एंडिंग इंडेक्स आई पर है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पर होगा? मतलब एक्सक्लूड करने की कंडीशन क्या आएगी? I minus k i माइनस के पे होगा। जब हमने 5th वाले ये वाली विंडो देखी, जब हम 8th वाला एलिमेंट इंक्लूड करने वाले थे, तब हमने 4th वाला एलिमेंट एक्सक्लूड करा था, यानी हमारी खुद की वैल्यू माइनस के वाला वैल्यू हमने एक्सक्लूड करा था, हमारी खुद की वैल्यू माइनस के। तो चेक कर लो क्या क्यू का साइज कुछ है, मतलब क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, और क्यू में वैसे तो एलिमेंट्स होने ही चाहिए, हाँ होंगे ही, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्यू का गेट फर्स्ट पहला एलिमेंट, क्या ये हमारा लेस देन इक्वल टू तो नहीं हो चुका? किससे लेस देन इक्वल टू हो चुका है? आई माइनस के से। तो इस दिन इसको रिमूव कर दो, इस दिन इसको रिमूव फर्स्ट कर दो। तो क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट, और क्यू मैंने बनाई नहीं है तो पहले डी क्यू बनानी भी पड़ेगी। डी क्यू ऑफ इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू, बिल्कुल जैसे क्यू बनती थी वैसे ही डी क्यू बनेगी, बस रेफरेंस टाइप चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा रिमूव फर्स्ट व्हेन फ्रंट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट विंडो। अब अपने आप को पुश करवाने से पहले उनको पॉप करवाओ, रिमूव लास्ट दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेट, विच आर स्मॉलर देन अस, विच आर स्मॉलर देन अस। तो रिमूव लास्ट दोज एलिमेंट्स विच आर स्मॉलर देन आर करंट एलिमेंट, क्योंकि हम उनसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली हमारी विंडो का हम ही आंसर है। तो वाइल जब तक क्यू का साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड क्यू का जो बोल सकते हैं हम गेट फर्स्ट गेट लास्ट है, गेट लास्ट वाला एलिमेंट उसका वैल्यू एरे ऑफ या फिर नम्स ऑफ, क्योंकि एरे का नाम नम्स है, इसकी वैल्यू अगर हमारी खुद की वैल्यू से बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है,
नम्स ऑफ हमारी खुद की वैल्यू i से, तो हम क्या करेंगे, q डॉट रिमूव लास्ट, आखिरी एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दो, वो हमसे छोटा है, और फाइनली एड लास्ट कर दो अपने आप को। we may or may not be the answer of current window, but we can be the answer of next window. So we can, या इसको बोल देते हैं we may be answer of current और अपकमिंग विंडोज, इसलिए हम अपने आप को एड लास्ट करवा रहे हैं। करंट विंडो का जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है आगे वाली विंडोज का हो जाए। तो क्यू डॉट एड लास्ट करवा दो अपने एलिमेंट किसको, आई को, इंडेक्स पुश करवाना है सिर्फ। तो करंट विंडो का आंसर क्या होगा बताओ, करंट विंडो का आंसर कहाँ पे पड़ा होगा, सर पीक में। पीक में पड़ा होगा। अगर i greater than equal to k तो फिर फ्रंट में। तो अगर हमारा पहली विंडो जब आ रही है, पहली विंडो आ रही है, तो आखिरी एलिमेंट जब इंसर्ट हो रहा है तब हम पहली विंडो को प्रोसेस कर रहे हैं। यानी हम कब से रिजल्टेंट में एलिमेंट इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, जब हमारा जो आई होगा वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। यानी हम रिजल्टेंट में तभी ऐड करेंगे रिजल्टेंट को जब हमारा ये इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 होगा, तब से हम रिजल्टेंट को अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। एक इंडेक्स रख लेता हूँ जो रिजल्टेंट का इंडेक्स बताएगा, उसको प्लस प्लस करते हुए चले जाएंगे। वैसे इसको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा रीडेबल रहेगा कोड। रिजल्टेंट ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस में क्यू डॉट गेट फर्स्ट कर दो, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रखा है। तो फिर जो करंट विंडो का मैक्सिमम है, करंट विंडोज मैक्सिमम इज एट द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स इज एट फ्रंट बोल देता हूँ, इज एट फ्रंट ऑफ डी क्यू, इसलिए हमने गेट फर्स्ट कर दिया। हम बोलो सर i ग्रेटर देन k-1, तो फिर अगर k से बड़े लेंथ का एरे होगा फिर तो वो वैसे भी हर बार ही वो करेगा ना। हाँ i हाँ, तो हर हमारा बार ही होगा ना। जब हम बस क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हमने 0th इंडेक्स इंक्लूड करा है ना, तब हम रिजल्टेंट में ये ना बोल दें भैया पहली विंडो का आंसर 4 है, पहली विंडो का मैक्सिमम 4 है। अभी तो विंडो प्रोसेस ही नहीं हुई, अभी तो विंडो पूरी की पूरी डली ही नहीं है। तो बस हम 0, 1 और 2 इनके लिए आंसर रिजल्टेंट में अपडेट नहीं करना चाहते, बाकी 3 या 3 से आगे वाले सब में एक एक विंडो आ रही है हमारे पास, तो वहां से रिजल्टेंट अपडेट करना चाहते हैं। तो 0, 1 और 2 को कैसे हटाएंगे, 0, 1 और 2 क्या है, लेस देन k-1 है, तो हमने वो हटा दिए। अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू k-1 हो तो ही रिजल्टेंट को अपडेट करो, मतलब रिजल्टेंट में करंट विंडो को अपडेट करो, और लास्ट में रिजल्टेंट को रिटर्न कर देते हैं। तो आपको ये बताना है क्या फॉर के अंदर वाइल नेस्टेड लूप्स क्या n स्क्वायर है? नो सर। पहले तो कुछ ना कुछ दिक्कत ही आ गई। नो सच एलिमेंट कहाँ पर आ गया, कुछ दिक्कत कर दी लग रहा है हमने। गेट फर्स्ट नो सच एलिमेंट, चलो यहाँ पे चेक लगा लेते हैं। वैसे तो क्यू होनी चाहिए, अगर क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है तो गेट फर्स्ट कर लो। ठीक है, और मेरे ख्याल से वैल्यू के बेसिस पर रिजल्टेंट देना है, तो नम्स ऑफ क्यू डॉट फर्स्ट कर लो। ठीक है जी, तो देख लो एक बार दोबारा रन कर लेंगे। बाकी ये कोड जो दिख रहा है आपको, हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन था, वो मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है। चल अगर कुछ डाउट है तो पूछो। सर वो रिजल्ट वाली साइज बता दो एक बार। ठीक है, रिजल्टेंट का साइज देखो, आपके पास अगर 13 एलिमेंट्स हो, 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और क्यू का जो विंडो का साइज है, विंडो का साइज इज 4, तो कितनी विंडोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विंडोज है। तो 13 एलिमेंट्स और 4 विंडो का साइज 10 विंडोज कैसे आएंगी, 12, मतलब जो बेसिकली 13 जो रिजल्टेंट का साइज है, इनपुट एरे का साइज है, एरे डॉट लेंथ, माइनस में जो विंडो का साइज है 4 प्लस में 1, 13 माइनस 4 प्लस 1। और लॉजिकली सोचोगे तो कैसे है, आखिरी विंडो जो होगी वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, आखिरी विंडो स्टार्ट हो रही है 9 पे। 9 क्या है, 9 क्या है हमारा, आखिरी विंडो 9 है, तो 9 क्या है, ये है n-1, ये है n-2, ये है n-3, एंड ये क्या है n-4, और 4 क्या है, 4 है के। तो ये वाला आखिरी एलिमेंट क्या है, n-k। स्टार्टिंग एलिमेंट पहली विंडो थी 0 से, 0 से n-k कितने नंबर होते हैं, n-k +1, +1। हमने
रिजल्टेंट का साइज n माइनस के प्लस 1 लिया है। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट का साइज। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट? सर ये रिमूव फर्स्ट बता दीजिए साइज क्यों सर मुझे। एक बार दोबारा कॉपी कर लेते हैं, दोबारा ड्राई करने की ट्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पे छोटा क्यों नहीं हो रहा? तो देखो एक बार दोबारा फटाफट थोड़े छोटे टेस्ट केस पे ड्राई रन कर लेते हैं। इसको ना ऐसा कर लेते हैं, रिजल्टेंट में से ये सब हटा देते हैं। एक बार फटाफट दोबारा ड्राई रन करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या करा, अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1 होता है ना, तो ही रिजल्टेंट में कुछ डालना, मतलब जो स्लाइडिंग विंडोज के मैक्सिमम है। क्योंकि अभी तो विंडो पूरी नहीं हुई, पहला एलिमेंट आप डालने वाले हो तो विंडो पूरी ही नहीं हो रखी, पहला ही एलिमेंट है सिर्फ 4, उसको क्या कर दो, डायरेक्टली पुश कर दो। मतलब क्या वो रिमूव फर्स्ट करवा पाएगा? नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्या वो रिमूव लास्ट करवा पाएगा? नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को ऐड करवा लेगा। तो इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट विद वैल्यू 4 हमारा पुश हो गया। हम पुश कर रहे हैं इंडेक्स को, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए एक्सक्लूड करने के लिए। तो अगली वैल्यू आई विद वैल्यू विद इंडेक्स 1, वैल्यू 7। 7 देखेगा क्या मैं मेरे रहते हुए क्या 4 क्यू में रह सकता है? नहीं, मेरे रहते हुए 4 क्यू में नहीं रहेगा, तो 4 को क्यू में से पॉप कर दो। क्यों? यहाँ पे हमने लूप लगा रखा है। रिमूव लास्ट किन को कर रहे हैं? जो हमसे छोटे हैं। तो जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, एंड नम्स ऑफ क्यू डॉट गेट लास्ट, आखिरी एलिमेंट क्या हमारी खुद की वैल्यू से छोटा है? हाँ छोटा है, तो पॉप कर दो, रिमूव लास्ट कर दो। और हमने अपने आप को ऐड लास्ट करवा दिया। क्या अभी भी विंडो पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी भी विंडो पूरी नहीं हुई। विंडो कब पूरी होगी? इस वाले इंडेक्स से के माइनस 1 से आगे आगे विंडो पूरी होगी, इंक्लूडिंग के माइनस 1। अगला एलिमेंट आ रहा है विद इंडेक्स 2 एंड वैल्यू 3। 3 क्या 7 को पॉप करवा सकते हैं? नहीं। क्या क्यू का साइज 0 था? नहीं था। क्या हमारा जो गेट लास्ट था वो छोटा था? नहीं, बड़ा था। बड़े को तो नहीं पॉप करवा सकते, लेकिन अपने आप को तो पुश करवा ही सकते हैं। तो हमने अपनी वैल्यू विद वैल्यू 3 पुश करवा दी क्यू के अंदर। अभी भी विंडो पूरी नहीं हुई, तो रिजल्टेंट में अभी भी कुछ इंडेक्स अपडेट नहीं हो रहा, मतलब रिजल्टेंट में अभी कोई एलिमेंट डल नहीं रहा। जब ये वाला एलिमेंट डलेगा ना क्यू के अंदर, तब डलेगा रिजल्टेंट। तो इसने देखा इसकी वैल्यू है 5, क्या ये 3 को पॉप करवा सकता है? हाँ। क्या 7 को करवा सकते हैं? नहीं, लेकिन अपने आप को पुश करवा देगा। अब पहली बार क्या इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस 1 है? के माइनस 1 विंडो का साइज है, के की वैल्यू है हमारी 4। हाँ, अब जाके हमारा जो विंडो है वो पहली बार पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो रिजल्टेंट में डाल दो जो क्यू का गेट फर्स्ट है, नम्स ऑफ क्यू डॉट गेट फर्स्ट, यानी 7। अगला एलिमेंट आ रहा है विद वैल्यू 4। विद वैल्यू 4 आ रहा है, लेकिन इससे पहले देखो क्या जो फ्रंट में पड़ा है क्या वो करंट विंडो से बाहर तो नहीं जा चुका? क्या 7 वाला एलिमेंट क्या करंट विंडो से बाहर है? नहीं, 7 वाला एलिमेंट अभी तो करंट विंडो के अंदर ही है, 1 से लेकर 4 वाली विंडो में। तो अभी रिमूव फर्स्ट नहीं होगा। पीछे से उनको रिमूव कर दो जो हमसे छोटे हैं। हमारी खुद की वैल्यू है 10, हमसे कौन कौन से छोटे हैं? 5 भी छोटा है, 7 भी छोटा है। दोनों को पॉप कर दिया और अपने आप को पुश कर दिया। करंट विंडो का रिजल्टेंट कहाँ पड़ा है? आगे पड़ा है सबसे, जो कि है 10। अगला एलिमेंट 5 आ रहा है। 5 देखेगा, उसकी वैल्यू है 8, क्या 10 को पॉप करवा सकता है? नहीं, पुश हो जाएगा। करंट विंडो का रिजल्टेंट है 10। अगला एलिमेंट आ रहा है 6, उसकी वैल्यू है 3, क्या वो 8 को पॉप करवा सकता है? नहीं, खुद पुश तो हो सकता है। और करंट विंडो का आंसर अगेन 10। 3 बार आ रहा था 10 जितना मुझे याद है, तो एक और बार 10 आएगा। ये वैल्यू जो होगी, वैल्यू है 5, 3 को पॉप करवा देगी लेकिन 8 को नहीं करवा पाएगी। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे ही 8th इंडेक्स वाला एलिमेंट आएगा 4 से लेकर 7, हाँ जैसे ही 8th इंडेक्स वाला एलिमेंट आएगा विद वैल्यू 6, तो इससे भी पहले हमें क्या करवाना चाहिए बताओ? जैसे ही ये वाली विंडो आएगी 5 से लेकर 8 वाली, क्या करवाना चाहिए? रिमूव फर्स्ट। 10 को रिमूव फर्स्ट, क्योंकि वो करंट विंडो से बाहर जा चुका है। जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो करंट विंडो से बाहर जा चुका है, वो लेस देन आई माइनस के है, हमारे इंडेक्स से के पीछे दूरी हो चुकी है उसकी, तो वो 10 वाला रिमूव फर्स्ट हो जाएगा। और अब हम पीछे से रिमूव फर्स्ट करवाएंगे, रिमूव लास्ट मतलब। तो 6 वाली वैल्यू ने 5 वाली वैल्यू को रिमूव लास्ट करवा दिया, 8 को नहीं करवा पाया, तो वो पुश हो गया। करंट विंडो का मैक्सिमम गेट फर्स्ट करने से 8 मिल गया। जितनी विंडोज थी सारे रिजल्टेंट में आ चुके हैं, रिटर्न कर दो रिजल्टेंट। तो आई होप ड्राई रन समझ आया होगा। कुछ डाउट अभी भी? सर क्यू में तो इंडेक्स पड़े हैं ना, मतलब इंडेक्स हाँ, डाल रहे क्यू हैं। में इंडेक्स पड़ा है, बिल्कुल ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लिख सकता हूँ मैं? कितने लिख सकते हैं? क्या कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार पुश हो रहा है?
ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन है बिल्कुल। क्या कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार पुश हो रहा है? नो हाँ सर, या ना? नो सर, नो सर। और क्या कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार पॉप हो सकता है अगर पुश एक ही बार हो रहा है तो? नो सर। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए वर्स्ट केस में एक बार पुश एक बार पॉप, यानी 1+1 तो 2n, या फिर ऑर्डर ऑफ एन, बात सेम है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सोच के बताना। ऑर्डर ऑफ एन एन हो गई डीक्यू टाइम्स सोच के बताओ ऑर्डर यार। एन माइनस के। किसी भी मोमेंट पर देखो ना, क्यू का साइज क्या ऑर्डर ऑफ किसी के है, बिल्कुल के है। ऑर्डर ऑफ के हमारी जो स्पेस है वो है। क्यों? किसी भी मोमेंट पर क्या हमारी क्यू में 4 से ज्यादा एलिमेंट्स थे? क्या किसी भी मोमेंट पर हमारी क्यू में 4 से ज्यादा एलिमेंट्स थे? नहीं थे ना, क्योंकि हमने आगे से भी रिमूव करवाए थे, पीछे से भी रिमूव करवाए थे। कोई करंट विंडो से बाहर जा रहा था तो उसे रिमूव करवा रहे थे। तो किसी भी मोमेंट पर के से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, यानी ऑर्डर ऑफ के एक्स्ट्रा स्पेस है और ऑर्डर ऑफ एन टाइम है। तो ये वाला सोल्यूशन इवन बेटर देन जो आपका नेक्स्ट क्रिएटर वाला अप्रोच है, जो यूट्यूब वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसमें ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है, हमारा वाला सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ के स्पेस है, यानी कम स्पेस में हो रहा है। ठीक है सर? हाँ सर, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इफ का, उसमें क्यू डॉट गेट फर्स्ट है। मान लीजिए क्यू में फर्स्ट पे 10 पड़ा हुआ है और आई फर्स्ट की पे क्या वैल्यू, पड़ा हुआ है? मान लीजिए क्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है 10। आपकी आवाज कटती, क्या पड़ा हुआ है मेरे को समझ नहीं आया। आवाज यार बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज? एक बार बताना। नहीं आ रही। नहीं कट रही है कट बहुत। नहीं आ रही ना? ओके। एक बार राहिल टाइप कर लो, टाइप कर लो। टाइप कर दो। सर एक डाउट है। हाँ सर जो आपने ये q डॉट गेट फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू i माइनस के लिखा है, तो i हमारी जैसे राइट बाउंड्री होगी ना विंडो की, i माइनस के प्लस 1 वाली होगी लेफ्ट बाउंड्री। इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाली विंडो के लिए जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? 5 वाला एलिमेंट है। 5 क्या है? 5 क्या है? हमारी खुद की वैल्यू i माइनस में k प्लस 1। तो फिर यहाँ पे के- i माइनस के प्लस 1 ही होना चाहिए। नहीं तो ये समझ नहीं आई मेरे को i माइनस के कैसे लिया है। एक्सक्लूड किसे कर रहे हैं? एक्सक्लूड तो लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन लिखते हो तो i माइनस के प्लस 1 लिखोगे। अच्छा ठीक है, मतलब 4 के इक्वल या फिर 4 से नीचे वाले एक्सक्लूड होंगे। हाँ वैसे इसमें सिर्फ इक्वल टू भी लिख सकते थे। ओके ओके। भैया बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ भैया, इसमें जो हम जब हम मैक्सिमम गेट कर रहे हैं तो इसमें आईडी जो इंडेक्स को प्लस प्लस कर रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ ये रिजल्टेंट में एक तरह से आपका एक एक इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है। पहले इधर था फिर इधर हुआ, रिजल्टेंट में पॉइंटर प्लस प्लस हो रहा है। ये रिजल्टेंट का पॉइंटर है। हाँ चैट में क्या रखा है, यही डाउट था। ठीक है राहिल, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सर ये स्लाइडिंग वाला क्या बताया कि वो स्लाइड हो रही है? एक्चुअल में वो स्लाइड नहीं हो रही, लेकिन एक तरह से पॉइंटर प्लस प्लस हो रहा है। तो मतलब स्लाइडिंग नहीं है, बस ये पॉइंटर का अपडेशन है इंडेक्स वाला। सर ये i माइनस के वाला एक बार क्लियर कर दो, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखो हमारा अगर खुद का इंडेक्स i होता है तो हमारी विंडो का पहला एलिमेंट क्या होगा? हमारी विंडो का पहला एलिमेंट होगा i माइनस 1 ये है, i माइनस 2 ये है, i माइनस 3 ये है। ये हमारी विंडो का पहला एलिमेंट है क्योंकि हमारी विंडो 4 साइज की है। तो i माइनस 3 यानी i माइनस के प्लस 1 हमारी विंडो का पहला एलिमेंट होगा। तो जिसे एक्सक्लूड करना होगा वो कौन सा होगा? वो होगा i माइनस के। अगर हमारा विंडो का पहला एलिमेंट i माइनस के प्लस 1 है तो जिसे एक्सक्लूड करने वाले हैं वो है i माइनस के। तो क्या जो आगे पड़ा है क्या वो रिमूव होने वाला है? मतलब क्या वो हमारी विंडो से भी पहले है? तो अगर वो विंडो से भी पहले है तो रिमूव फर्स्ट कर दो। हो गया क्लियर? मतलब ये जो हम ले रहे हैं q डॉट गेट फर्स्ट, ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना कि अगर जो इंडेक्स है वो कम है, बिल्कुल वैल्यू नहीं बिल्कुल, इंडेक्स ले क्योंकि रहे हैं। हमने इंडेक्स ही पुश कर रखा है। हाँ ठीक है आपके। तो चले जाए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? कर लिया सबने कोड सबमिट? हाँ भैया। सर वैसे एक चीज और पूछनी है। हाँ इसमें जब आपने ये ड्राई रन किया है तो जब मेरा लास्ट वाला चल रहा था, जो मेरा जो लास्ट के 4 बन रहा था 5 6 7 8 वाले में, यहाँ पे जब मेरा जैसे 6 हुआ, 6 पे हूँ, फिर मेरा 7 आया तो 7 वाले ने 6 को पॉप करा दिया। फिर ठीक है।
8 वाले मतलब 8 आया तो उसने 7 वाले को पॉप करा दिया। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आपने लिखा नहीं है बट वो है ना। हाँ हाँ, ये दिखा तो रखा है। 5 वाले ने मतलब 5 जो इंडेक्स का है तो ये 7 है, ये 3 वाली वैल्यू क्या है, ये 6 इंडेक्स है, ये 6 वाली वैल्यू क्या है, ये 8 इंडेक्स है। 5 वाली 7th इंडेक्स वाले ने 6 इंडेक्स वाले को पॉप करवाया, 8th इंडेक्स वाले ने 7th इंडेक्स वाले को पॉप करवाया। हाँ, और इसमें वो जो आपने कहा था कि वो डिक्रीजिंग साइज मेंटेन हो रहा है क्योंकि हर समय ऊपर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट ही बच रहा है। हाँ, डिक्रीजिंग हर ऑर्डर, चार 8 के बाद 6। ठीक। ठीक है।